तो सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाओ व्हाट इज हिप्नोसिस। ट्रांस स्टेट है। इसके बारे में जब भी बात होती है ना डर लगता है, मतलब लोगों को लगता है वशीकरण या ऐसा कुछ होगा, मूवी भी आई थी अभी तो। हाँ, कि एक बंदा धागा लटकाता है, नीचे बॉल होती है पेंडुलम जैसा, और थोड़ी देर में बंदा एकदम ऐसे झूमने लगता है और वो कहते हैं कि वश में हो गया। कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल कर लिया जिससे उन्होंने अपने आप से ही गहने दे दी है। उसका एक एग्जांपल नाउ यू सी मी करके एक मूवी है। और किस किस तरह के क्राइम हो सकते हैं इसके थ्रू। को बोला इस इंसान को इस कलर के गा के गोली मार दे, वो लड़का खड़ा है और ट्रिगर दबाता है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू अ लाइव हिप्नोसिस सेशन? कर सकते हैं, आपके साथ एक इमेजिनेशन गेम खेलेंगे। कैन इट बी ट्रॉमेटिक एज वेल कई बार? यस। सो पहले तो सपने सबकॉन्शियसली आते हैं। जैसे एक ड्रीम जो सबको आता है वो ये है कि वो एक टॉप बिल्डिंग से गिर रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग इनटू अ ब्लैक होल सॉर्ट ऑफ, और फिर झटका के उठ गए। इन ड्रीम के सबकॉन्शियस मीनिंग भी हो सकते हैं कि हेलो, मैं जैनीश हूँ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी एक्सपर्टीज हिप्नोसिस में है एंड आई एम राइट नाउ विथ रोहन। जैनीश, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। केम छो? मजा आ। बट सो हैप्पी टू हैव यू। और एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी शैडोड टॉपिक है। हाँ जी। इसके बारे में जब भी बात होती है ना डर लगता है। हाँ, हिप्नोसिस मतलब लोगों को लगता है वशीकरण या ऐसा कुछ होगा, मूवी भी आई थी अभी तो। हाँ, ये लगता है कि ये अपने वश में कर लेगा फिर तो सब लूट लेगा मेरा। सबसे कॉमन सवाल आता है, तुम मेरे अंदर से मेरे सीक्रेट्स निकाल दोगे क्या? सो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक को, थोड़ा समझेंगे। मैं जी। कोशिश करूंगा कि आप मुझे आज वश में कर सको। पक्का। एंड देन विल टॉक अबाउट मल्टीपल फैक्टर्स इससे जो भी है। 100%। एंड साथ में आप ऑब्वियसली यू नो प्रैक्टिस साइकोलॉजी एज वेल, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाओ कि व्हाट इज हिप्नोसिस। सो हिप्नोसिस बेसिकली एक ट्रांस स्टेट है। आपने कभी दिन में ऐसा हुआ है कि जब आप डे ड्रीम में चले गए, कभी कभी होता होगा कि आप एक जगह पे इतना फोकस कर रहे हो कि आप भूल चुके हो कि कितना टाइम हो रहा है, मेरे खाना नहीं खाया, और एक हाइपर फोकस स्टेट होता है। तो हिप्नोसिस बेसिकली एक ट्रांस स्टेट है, लेकिन अगर उसको नॉर्मली प्रोसेस को समझो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने का प्रोसेस है। एक प्रैक्टिशनर बोल दो या हिप्नोटिस्ट बोल दो, वो कोशिश करेगा कि आपका लॉजिकल माइंड बंद हो जाए कुछ देर के लिए, सो दैट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कुछ भी करो। वो हो सकता है फिर थेरेपी हो उसके अंदर, हो सकता है एंटरटेनमेंट हो रहा है कि किसी ने, जैसे एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस होती है जिसके अंदर आपका पैर चिपका दिया, किसी का नाम बुलवा दिया, वैसी सब चीज़ें हो। तीसरा जो नेगेटिव एप्लीकेशन जिसकी वजह से डर होता है लोगों में कि कुछ ऐसा कर दिया या करवा दिया जो उनको नहीं करना था कॉन्शियसली लॉजिकली, लेकिन क्योंकि सब कॉन्शियस स्टेट में थे, हाईली सजेस्टेबल थे। सब कॉन्शियस माइंड आपका सजेस्टेबल है, लॉजिकल माइंड जो है वो रोकता है आपको कुछ चीज़ें करने के। लेकिन अगर आप सब कॉन्शियस स्टेट में हो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो या फिर आ सकती है बाहर जो हो सकता है आप करना ना चाहो, इसी वजह से वो डर है। लेकिन अगर बेसिक हिप्नोसिस को देखो तो एक प्रोसेस है जिससे आप कुछ देर के लिए काफ़ी हाइपर फोकस स्टेट में होते हो, आप एक सब कॉन्शियस स्टेट में होते हो। फिर वहाँ से एप्लीकेशंस क्या है, उसके ऊपर से हिप्नोसिस की अलग अलग आप देखोगे एप्लीकेशंस है, फील्ड्स है, लेकिन बेसिक ही है। हमने हिप्नोसिस का सबसे जो ज़्यादा रूप देखा है ना वो ये है कि एक बंदा धागा लटकाता है, नीचे बॉल होती है, उसको यूं यूं हिलाते हैं पेंडुलम जैसा, और थोड़ी देर में बंदा एकदम ऐसे झूमने लगता है और वो कहते हैं कि वश में हो गया। ओके। सो ये हमने देखा है, ऐसे हिप्नोसिस किया जाता है। सो अभी भी ये प्रैक्टिस होता है या ये सही तरीका है प्रैक्टिस करने का इसको? और ये क्या है ये भी समझा दो। ये एक तरीका है। मतलब हिप्नोसिस में एक टर्म आता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब आप ट्रांस को इंड्यूस कर रहे हो, मतलब स्टार्ट कर रहे हो हिप्नोसिस का। तो आपने ये जो धागा वाला बोला वो स्टार्टिंग में आप देखोगे हिप्नोसिस के स्टार्ट में करा जाता है। उसका मेन प्रिंसिपल ये है कि हिप्नोसिस स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक है कि आपका फोकस और अटेंशन, वो मेंटल भी होता है और वो फिजिकल भी होता है। तो अगर किसी की आंखें एक जगह पे फोकस्ड है तो चांसेस ज़्यादा है कि उसके अंदर ट्रांस स्टेट डेवलप होगा। तो ये प्रिंसिपल को लेके वो लोग करते हैं ये कि इस पे फोकस रख, आंखें उस पे फोकस करती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के थ्रू वो ट्रांस स्टेट बिल्ड हो रहा है। दूसरा ये है कि हिप्नोसिस जब होता है देखा गया कि लोगों की आंखें भारी होती है, आंखें रिलैक्स्ड होती है। तो अगर आपकी आंखें नेचुरली भारी होती है हिप्नोसिस के टाइम पे, लेकिन अगर आप उसको इंड्यूस करो कि मैं आपकी आंखों को टायर्ड करूँ जानबूझ के, आपकी आंखें भारी हो, बंद होने की कोशिश करे, तो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट डेवलप होगा। सो ये जो आप जो पेंडुलम वाला बोल रहे हो ना, वो दो ये प्रिंसिपल कि आपकी आंखें हैवी हो जाए और आपका फोकस एक जगह पे चले जाए सो दैट वो ट्रांस का प्रोसेस स्टार्ट कर सके, वहाँ पे है। इसको सेम चीज़ को कैसे कर सकते हैं भाई, ऊपर वॉल पे देखते रहे, आंखें ब्लिंक मत करना, वहाँ पे फोकस रख, ये भी हो सकता है। मैं किसी को बोल सकता हूँ तेरे हाथ पे फोकस रख, वहाँ आंख ब्लिंक मत करना, जस्ट कीप फोकसिंग। लेकिन जब मूवमेंट आ जाती है और ये चल रहा है कुछ और एक लगता है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिप्नोसिस परसेप्शन भी है एक, उनके अंदर एंटिसिपेशन भी होना चाहिए।
तो वो क्या करता है, वो विजुअल देता है। और दूसरा है लोगों का एसोसिएशन है। लोगों को हिप्नोसिस मतलब क्या है, मेरे साथ एक क्लाइंट आया हुआ था, उसको मैंने नॉर्मल रिलैक्सेशन से स्टार्ट किया, बोला हम आंखें बंद कर ले, तो बोलते सर वो आप ऐसा नहीं करोगे क्या? तो अभी क्या है कि उसके अंदर परसेप्शन हिप्नोसिस मतलब ये ही होगा पहले, राइट। तो मैंने सब कुछ साइड पे रखा, मैंने बोला ये लो। क्यों? क्योंकि उसका जो परसेप्शन है वो लेके मैं चलूंगा ना तो ज़्यादा अच्छा ट्रांस बिल्ड होगा। सो कुछ लोगों को ऐसा समझ होती है कि ऐसा ही होगा, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बेसिकली आपको एक हाइपर फोकस स्टेट में डालने के लिए की जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से बंदा हिप्नोटाइज हो जाता होगा जिस तरह से आप बात कर रहे हो। अरे जैसे अभी तो पहले तो नहीं पता, लेकिन अभी मैं वीडियोस डालता हूँ लंबे इंस्टाग्राम पे, तो अभी मेरे को मैसेज आता है कि सर आपकी आवाज़ ही सुनाई देना तो मेरे को नींद आ जाती है। नॉट अ वेरी गुड स्टेटमेंट कि आपकी बात सुन के नींद आ जाती है। मेरे लिए अच्छी नहीं है, लड़की लोग के आसपास अगर हो तो, लेकिन अब ऐसे है जैसे बच्चों के साथ हो तो अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली, बट क्यों चूज किया आपने, मतलब दिस वेरी डार्कर प्रोफेशन जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, उसको आपने क्यों चूज़ किया? सो पहले तो मुझे माइंड साइकोलॉजी में जैसे जनरल लोगों को इंटरेस्ट होता था वैसा रहता था, तो मैं बुक्स पढ़ते रहता था। मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में, मेरा प्लान था कि मैं PhD करूँ माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन जैसे कभी कभी होता है कुछ चीज़ें आपको उनकी तरफ बुलाती है, तो मेरा PhD जो था ना वो स्टार्ट हुआ नहीं था, ब्रेक थी बीच में। और एक एडवर्टाइजमेंट आई गुजरात में, मैं नवसारी से हूँ सिटी, कि अहमदाबाद में 14 और 15 अगस्त को हिप्नोसिस का एक वर्कशॉप हो रहा है। पता नहीं क्यों, मैंने बोला फ्री हूँ, माइंड में इंटरेस्ट है, साइन अप कर लिया और मैं चला गया अहमदाबाद। मैं 2 दिन वहाँ पे बैठा, वहाँ पे बहुत बेसिक बातें हुई थी जिसमें से बहुत सारी बातें आज होगी सबकॉन्शियस की, लेकिन पता नहीं वहाँ पे मुझे लगा कि आई बिलोंग हियर, कि ये जो फील्ड है, ये माइंड है ना, मुझे और सीखना है। तो मैंने PhD स्टार्ट कर दी, लेकिन मैंने 6 महीने निकाल के हिप्नोथेरेपी पूरा एंड तक सीखा। मुझे इतना मज़ा आया कि वन फाइन डे आई केम बैक होम, मेरे पेरेंट्स USA में थे तब, मैं बोला मैं PhD छोड़ रहा हूँ। अभी सोचो एक लड़का है जिसने 5 साल बायोटेक्नोलॉजी में, गोल्ड मेडलिस्ट था मेरे कॉलेज में, मैंने रिसर्च पेपर लिखे हुए थे, 6 महीने PhD स्टार्ट हो चुकी है, उसमें पैसा भरा, टाइम इन्वेस्ट किया। वो डैडी बोल रहा है अरे यार तू पहले कर ले PhD, डॉक्टर लग जाए, जैसे पेरेंट्स को होता है यार। बोला मेरे को और कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब समझ नहीं, मतलब मेरे को, मैं इंटरेस्टेड हूँ इन सब चीज़ों में, मेरी पढ़ाई में, लेकिन मेरे को अभी यही दिख रहा है कि मैं ये फील्ड में बिलोंग करता हूँ। और वहाँ से मैंने छोड़ा बायोटेक्नोलॉजी, और फिर मैंने सबकॉन्शियस रिलेटेड जितने भी मोडालिटीज़ होंगी, मेरे को पता चलता ना कि UK में एक बड़ा सा हिप्नोथेरेपिस्ट है जिसके पास एक ही टेक्निक ऐसी है जो मैंने नहीं सीखी, और सब वो तो सिखा रहा 5 दिन। तो मैं वो 5 दिन का कोर्स लूँगा जस्ट टू मेक श्योर कि वो 10 मिनट की वो जो बात कर रहा है ना उस चीज़ के ऊपर वो मैं सीखूँ। फिर मैं पता चला कि सबकॉन्शियस में खाली हिप्नोसिस नहीं आता, और फील्ड्स आती है, NLP, ग्राफोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ऑब्सेस्ड रहा हिप्नोसिस, अभी भी हूँ, और वैसे करके पूरा इस फील्ड में आया। एंड देन आई डिड क्लिनिकल साइकोलॉजी। ऐसा तो नहीं है उस 14-15 अगस्त में किसी ने आपको भी हिप्नोटाइज कर लिया था? नो, लग तो यही रहा है, लेकिन जिसने भी ये अच्छा करा है, क्योंकि अगर मैं बायोटेक में होता, अगर वैसे देखूं तो हाँ मैं कर रहा होता, अच्छी जॉब होती, लेकिन इतना नाम नहीं होता। राइट। और ये हिप्नोसिस में भी जब भी मैं क्लासेस भी करता था ना, तो मैं, क्योंकि मैं रिसर्च करके जाता हूँ, तो मैं एक लाइन भी बोलूँगा ना, मैं वैसे इंट्रोवर्ट हूँ, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी ये फील्ड ऐसी है, मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, अभी चैनल है तो लगेगा, लेकिन मैं चुपचाप बैठे रहता हूँ। मेरे इंटरेस्ट की बातें हो तो मैं आपको 10-10 घंटा बात कर सकूँ। तो वहाँ पे मैं एक बात भी बोलूँ ना तो 5 जन बोलते थे अरे यार तू बहुत अच्छा समझाता है, अरे तुझे इतनी नॉलेज है। तो हिप्नोसिस जैसे ही मेरी लाइफ में आया ना, तो इट गेव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, जो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे मैं बोलता हूँ आपको बुलाती है, एक डेस्टिनी होती है। तो एक लड़का छोटे से टाउन का जिसको बहुत सारे इंटरेस्ट थे, क्रिकेट, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे, वो आज बैठा है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो 25-26 साल का मैं हो गया, तब तक प्लान भी नहीं था। कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं हिप्नोसिस के क्या? क्योंकि ये तो बहुत ही ऐसा चीज़ है ना कि अगर मैं आपको हिप्नोटाइज कर लूँ तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ फिर तो। सो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है। जैसे पहले तो ये थेरेपी में कोई जा रहा है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। बट इफ आई लर्न एंड इफ आई वांट टू यूज इट फॉर अ नेगेटिव साइड, सो कुछ लोग, जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी जगह पे, गुजरात में भी आते हैं, आपके दिल्ली में भी आते होंगे, जहाँ पे कुछ लोगों को ठग लिया, ऐसे करके नहीं कि खींचातानी कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल कर लिया जिससे उन्होंने अपने आप से ही गहने दे दिए, या फिर उनको वो याद ही नहीं एपिसोड। बताओ थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है कि गहने आते हैं, पहले बोलते हैं हम लोग आपके वेसल साफ कर देंगे, आपका जो डिशेज है उसको एकदम चकाचक कर देंगे, तो वो दे देती है। फिर वो बोलते हैं कि यार हमें गहने दे दो आपके, हम वो क्लीन करेंगे, और फिर 10-15 मिनट के बाद वो गायब होते हैं। और अगर आंटी से आप पूछोगे क्या हुआ, तो बोलती है कि हमें इतना याद है कि गहने दिए थे, वहाँ से लेके
वो चले गए, उसकी मेमोरी नहीं है हमारे पास। और हुआ क्या इसके बीच में? उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन हुआ। सो हिप्नोसिस का जैसे हमने इंडक्शन की बात की कि एक होता है कि आपको हिप्नोटाइज होना है और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे फोकस कर, विच इज़ वॉट कि आपकी इच्छा से आप ट्रांस में जाना चाहते हो। वैसे ही डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक्स होती है, वो यही चीज़ करती है कि आपका फोकस जो है, लॉजिकल माइंड है, उसको 1 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट करती है, 1 सेकंड के लिए, और वहाँ पे विंडो खुल जाती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी है सजेशंस लेने के लिए। सो हिप्नोसिस का अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर लॉजिकल माइंड को साइड पे रखो और फिर सबकॉन्शियस माइंड को कुछ सजेशन दो, वो फॉलो कर सकता है। तो मोस्टली डिस्ट्रैक्शंस में क्या होता है कि आपके लॉजिकल माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें करी जाती है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट के पहले बात करते हैं, कुछ पढ़ने बोल देते हैं, हाँ, और वो पढ़ते पढ़ते कुछ हो जाता है कि वो ट्रांस में चले जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वो लिखा कुछ नहीं है, लेकिन वो पढ़वाना या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जिससे वो सोचेंगे ये क्या हो रहा है, और तब वो चीज़ें करेंगे जिससे वो हिप्नोटाइज हो जाए। उसका एक एग्जाम्पल आपने अगर नाउ यू सी मी करके एक मूवी है जिसमें मैजिशियंस होते हैं, चोरी करते हैं, उसमें एक हिप्नोटिस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, 2 भाई है जुड़वा, दोनों भाई क्या करते हैं, एक वो हिप्नोटिस्ट है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है मैं तेरे से बड़ा हूँ, हाँ। तो एक दूसरे को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं कि पीछे से बुला लेगा, कोई नहीं है, फिर आके एक बोला स्लीप, तो वो सो जाता है। तो ये सब क्या है, एक डिस्ट्रैक्ट करने की, कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, ये चीज़ है, वो यूज़ करते हैं। कभी कभी इमोशन, लालच भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इमोशंस जब आते हैं आपके सिस्टम में, आपका लॉजिक बाहर चले जाता है। इंसान जब प्यार में है ना, तो सामने वाली लड़की कितना भी कुछ कर रही है, उसके बेस्ट फ्रेंड को दिख रहा है, इसको नहीं दिखेगा। लॉजिक इसके पास नहीं है, क्यों? इमोशन ऊपर है। गुस्सा आ रहा है, मम्मी को गाली दे दोगे, कुछ बोल दोगे, 10 मिनट बाद गिल्ट होगा, लेकिन वो 10 मिनट में इमोशन हाई था ना, तो आप सब कॉन्शियस स्टेट में थे। तो कभी कभी कुछ इमोशनल स्टेट होते हैं, इसी वजह से कभी कभी जो वीक माइंडेड, मैं नहीं बोलूँगा, हिप्नोसिस स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग भी जा सकते हैं, खुद से जाना है, लेकिन जो इमोशनली या सफ़र कर रहे हैं, जिनके लाइफ में नेगेटिव इमोशन बहुत है, वो लोग इन सब चीज़ों में जल्दी फंस जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो वीक माइंडेड है, लेकिन उनके जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं पे उनके लॉजिक को बाहर फेंक रहा है। और किस किस तरह के क्राइम हो सकते हैं इसके थ्रू? अगर मैं एक्सट्रीम बोलूँ तो जैसे कि लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें करने के लिए। अगर मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन जो ट्रेनर्स होते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी होती है, उससे मैं बात करूँ तो जैसे यूके में एक मेंटलिस्ट है, मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग होते हैं, आगे बात करेंगे। उन्होंने एक जन को हिप्नोटाइज करके एक टीवी शॉप में से बहुत सारी चोरी करने के लिए भी कराया, और उससे इंसान को नेक्स्ट एपिसोड में एक बंदूक दे दी हिप्नोटाइज करके। उस लड़के को नहीं पता कि ये फेक गन है, हिप्नोटिस्ट को पता है, और ये शूट चल रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस भी है, और उसको बोला इस इंसान को इस कलर के गा के गोली मार दे। एपिसोड कहाँ पे एंड होता है, वो लड़का खड़ा है और ट्रिगर दबाता है। अभी आप सोच सकते हो, लेकिन ये डेप्थ के ऊपर भी होता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हाईली सजेस्टेबल है, उनके साथ ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही करूं, लेकिन मैं अगर मेरे पास 1000 जन आ जाए ना, तो उसमें से मैं स्क्रीन आउट कर सकता हूँ कि ये बंदा करेगा इतने लेवल का क्राइम, ये कर सकता है। तो वैसी सब चीज़ें होती हैं। सो माइंड वॉश भी सही कहते हैं क्या, जो माइंड वॉश किया जाता है? लाइक अलग अलग तरीके से माइंड वॉश किया जा सकता है। उसमें से हिप्नोसिस की टेक्निक ऐसी होती है, जैसे रशिया, यूएस, जब सोवियत उन लोग की लड़ाई चलती थी, तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें भी चलती है, जैसे एजेंट्स भी होते हैं। तो वैसे उसमें भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स यूज़ होती थी, जहाँ पे जो अगर समझो कोई एजेंट गया हुआ है और सामने वाले बड़े ऑफिशियल्स के साथ है, तो दे वुड नो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट इन्फॉर्मेशन, टू ब्रेन वॉश देम। और यूजुअली तभी बाउंड्री क्या होती थी, लड़की होती थी। जैसे 007 में आप देखोगे मोस्टली वो एजेंट्स होती है लड़की, क्योंकि उनके लिए बहुत ईजी होता है उनके साथ कनेक्शन बनाना। मैं एक लड़का हूँ, अगर बड़ा ऑफिशियल, वो मेरे साथ कनेक्ट क्यों करेगा, लेकिन एक अच्छी लड़की है, मॉडल है, चांसेस ज़्यादा है कि वो लोग कहीं ना कहीं पे बार बार में कुछ इंटरेक्ट करेंगे। तो मोस्टली लड़कियों को यूज़ किया जाता था विथ सच टेक्निक्स, और डॉक्यूमेंटेड केसेस है, टू ब्रिंग आउट इन्फॉर्मेशन, टू ब्रेन वॉश, 100 बहुत सारी चीज़ें। सो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू डू अ लाइव हिप्नोसिस सेशन? कर सकते हैं, जैसे मेरे पेज पे भी बहुत बार करता हूँ, लेकिन इस चीज़ में मोस्टली क्या देखा जाता है कि पहले अगर हिप्नोसिस में कोई जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि इंसान कितना सजेस्टेबल है, उसका इमेजिनेशन कैसा है, वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है कि नहीं। तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं पहले, मेरे साथ करते हैं। तो हम लोग एक आपके साथ एक इमेजिनेशन गेम खेलेंगे। ठीक है, मुझे इसी पोजीशन में रहना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। और वो चाहिए तो ये नीचे आप रख सकते हो, लाइव हिप्नोसिस। हाँ जी, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ। और इसको ये स्टार्ट हिप्नोसिस के पहले का एक स्टेप है, जस्ट टू सी कि आपका इमेजिनेशन कैसा है। नहीं हूँ मैं, लाइक से ज़्यादा क्या होता है कि कभी कभी कॉन्टेक्स्ट भी होता है, कभी कभी तो किस टाइम पे आप कर रहे हो वो भी होता है, राइट।
बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्राई। इसमें आपका इमेजिनेशन है, आप जो जितना अच्छे से इमेजिन करोगे ये होगा। अभी नहीं, अब से कुछ ही देर में मैं आपको दोनों हाथों को ऐसे करने बोलने वाला हूँ और आपको फिंगर्स ऐसे करनी है, और जैसे ये फिंगर्स ऐसे कर लोगे पूरा फोकस दोनों फिंगर्स के बीच में रखना और कहीं पे देखना नहीं है, ठीक है। और जब आप वहाँ पे फोकस रखोगे आपको इमेजिन करना है ये दोनों फिंगर्स मैग्नेट्स है, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। आपको जानबूझ के उनको रोकना भी नहीं है कि अरे मैं हिप्नोटाइज नहीं हो रहा देखो, और आपको जानबूझ के मेरे को खुश करने के लिए भेजना भी नहीं है, जो होगा नेचुरली होगा क्योंकि आपका इमेजिनेशन है। ठीक है। सो जस्ट गो अहेड, टाइटली ऐसे हाथ कर दो और दोनों फिंगर बंद करके आंखें खुली रख के उसके बीच में फोकस करना है। सो पूरा फोकस एंड इमेजिन करो दोनों उंगली के बीच में कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। इमेजिन करो कि दोनों फिंगर्स मैग्नेट्स हैं और अपना वंडरफुल इमेजिनेशन यूज़ करके इमेजिन करो दोनों पास में आ रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी गुड। अपना वंडरफुल इमेजिनेशन यूज़ करो, और अब आपको चाहिए कि आंखें बंद करूं तो अच्छा इमेजिन होगा, तो वो भी कर सकते हो। सो विथ योर आइज क्लोज इमेजिन करो दोनों फिंगर्स मैग्नेट है और पास में आ रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। एंड एज दैट हैपन्स पूरा फोकस मेरे आवाज़ पे रखना है, और ये पास में आते रहेंगे, ये होते रहेगा। लेकिन आप रिसेंटली जब भी खुश हुए होंगे ना, वैसा मेमोरी याद करो। आपको मुझे आउट लाउड बोलना नहीं है, बट रिकॉल एनी मोमेंट अभी रिसेंट वाला जब आप खुश थे। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। एंड देन गो विथ योर फर्स्ट इंप्रेशन। ये अगर हैप्पीनेस की जो फीलिंग है ये आउट लाउड आप बोल सकते हो। आपके बॉडी में कहीं पे है तो कहाँ पे होगी? फर्स्ट थॉट्स हैंड्स में। अगर वो हैंड्स में है और वो जो फीलिंग है उसका अगर कोई कलर होता क्या होगा? फर्स्ट थॉट्स ब्लू कलर की फीलिंग है हाथ में। कौन से शेप की है? फर्स्ट थॉट्स सर्कल। सो देयर इज अ सर्कल। कितना बड़ा है ब्लू कलर का जो भी खुशी की फीलिंग है? छोटा है, लाइक टोमेटो साइज। ओके, सो टोमेटो साइज का एक ब्लू सर्कल है हाथ में जो आपको हैप्पीनेस रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर फोकस करो, इमेजिन करो वो ब्राइट हो रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है। मेक इट बिगर। यहाँ से मैं 3 to 0 काउंट करूँगा। यू विल फ्लाई बैक इन टाइम टू एनी हैप्पी मेमोरी ऑफ योर चाइल्डहुड जब आपने ऐसी फीलिंग फील की होगी। गो विथ योर फर्स्ट थॉट्स, ठीक है? सो जस्ट फोकस ऑन दैट ब्लू फीलिंग। वो सर्कल को बड़ा होने दो। 3, 2, 1, 0। फर्स्ट थॉट्स। बचपन की अगर कोई मेमोरी होगी तो दिन होगा कि रात होगा? गो विथ योर फर्स्ट थॉट्स। मॉर्निंग है। आप अकेले हो, किसी और के साथ हो? अकेले हो। और क्या चल रहा है? कहीं पे अंदर हो, बाहर हो? साइकिलिंग। कैसी फीलिंग है? कितने साल के हो? 8। और साइकिल करके क्या फीलिंग आ रही है? हैप्पी फीलिंग है। सो जस्ट गेट इन टच विद दैट फीलिंग। अभी के लिए जहाँ पे आप साइकिल कर रहे हो, इमेजिन करो वो साइकिल रोकते हो और आज का जो वर्जन है आपका एडल्ट वो वहाँ पे चले जाता है और उसके सामने चले जाओ। उसको मेक श्योर करो लड़के को पता है कि आप दोनों एक दूसरे का वर्जन हो। डज यू अंडरस्टैंड दैट? उसको एक बड़ा सा हक दो। टेल हिम कि आई लव यू और तू बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, कीप डूइंग इट। और वो फीलिंग को फील करते हुए अब मैं 1 से 3 गिनूंगा। आप सीन को भेज सकते हो अपने माइंड के अंदर फिर से और आप अपनी आंखें खोल सकते हो। हाथ भी रिलीज हो जाएंगे। 1, 2, 3। लेट एवरीथिंग गो एंड स्लोली ओपन योर आईज। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाथ खोल सकते हो। कितने मिनट हो जाएंगी? 2 मिनट। लेकिन कैसा लग रहा है आपको मेंटली या कैसा फीलिंग आ रहा है? यहाँ से सब कट चुका था और रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत भी लग रहा है। सो ये हमने एक बड़ा अगर 1.5 घंटे का सेशन को मैंने कंप्रेस किया क्योंकि मेरे पास अभी टेक्निक्स है जिसमें फास्ट भी जा सकते हैं। पहले एक हिप्नोसिस आप देखोगे स्लो प्रोसेस भी है, लेकिन मैंने फटाफट किया क्योंकि इनको पूरा 1.5 घंटे में सेशन दिखाऊं, इससे अच्छा ये है। आपने 2-3 चीज़ें देखी। एक है कि आप देख रहे थे इमेजिन हो रहा है, आप फोकस थे। मतलब एक तो है कि यू आर गुड सजेस्टेबल, हम आगे और डीप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैंने छोटा सा आपको एक फीलिंग दिया, वो था रिग्रेशन थेरेपी का। आपने बैठ के सोचा तो मेरे को 8 साल की वही मेमोरी याद आनी चाहिए। हो सकता है आपको याद थी ये मेमोरी या नहीं थी? ऐसी कुछ अभी आई है। अभी तक तो मतलब कॉन्शियसली भी उतनी नहीं थी, ठीक है? और अब रिसेंटली सोची नहीं थी, तो ये आपके सब कॉन्शियस में तो थी। तो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी आज तक की सब रिकॉर्डिंग्स है, इवन दो इफ यू कांट रिकॉल राइट नाउ। हिप्नोसिस क्या कर सकता है कि आपके प्रॉब्लम्स रिलेटेड मेमोरीज में भी आपको जाके हील करवा सकता है। अभी हमने जो करी वो तो हैप्पी मेमोरी थी, इसमें हीलिंग की जरूरत नहीं थी, बट मैंने एक छोटा सा प्रोसेस किया, एडल्ट गया, हक किया। इट इज़ ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग। हो सकता है आपको कुछ इमोशन फील हुए हो। इसको हैप्पी पॉजिटिव सेशन जैसा बोलेंगे, लेकिन देयर आर पीपल हु हैज़ गॉन थ्रू ट्रॉमा, प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड। यू कैन इन दिस वे टेक देम टू दोज वर्जन जो इतना मज़ा नहीं आएगा करने में क्योंकि वो नेगेटिव है, बट यू कैन रिट्रीव देम, हेल्प देम। उसको इनडायरेक्टली रिग्रेशन थेरेपी, इनर चाइल्ड थेरेपी। आपने एक इनर चाइल्ड देखा लेकिन हैप्पी था, और बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटा सा मतलब
हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जाके हिट कर सकते हैं, हाँ जी, बिकॉज इट्स ऑल देयर इन द माइंड, बट क्योंकि हमारा फोकस नहीं है उस चीज़ के ऊपर, इसलिए हम सोचते नहीं। और फिर क्या होता है कि और फोकस के साथ साथ उस तक पहुंचने के लिए कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। जैसे हमने पहले स्टार्ट किया आपके रीसेंट हैप्पी मेमोरी के साथ, उसको अगर आप भूल गए हो, कलर दिया, शेप दिया, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज मेकिंग दोस कनेक्शंस सो दैट यू कैन एक्चुअली गो देयर। डायरेक्टली कोई नहीं जाएगा, लेकिन माइंड को अगर कनेक्शन दो ना तो वो पकड़ता है चीज़ें। तो हमने वो कनेक्ट करते करते आपको एक पास्ट मेमोरी का याद दिलाया जो आपको याद नहीं था, होपफुली अच्छी थी तो आपको अच्छा लगा। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। तो कैन इट बी ट्रॉमेटिक एज वेल कई बार? यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी तो अगर आप सोच भी नहीं रहे वहाँ पे जाना, जैसे मैं कर रहा हूँ किसी पे रिलैक्सेशन, लेकिन माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रक्चर में काम नहीं करता, उसके पास लॉजिक नहीं है, वो रैंडमली काम करता है, चीज़ों को कैसे भी कनेक्ट करता है। तो कभी कभी तो मैं किसी को रिलैक्सेशन करवाना हो लेकिन वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब पता है कि ये थेरेपिस्ट है, उसके पास अगर स्किल्स है, तो वो आप कुछ भी सोच रहे हो लेकिन उसको चाहिए ना कि ये पहले ये हील होना चाहिए, तो वो दे देगा ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ट्रेंड नहीं है सही से और वो इस मेमोरी में घुस गया, उसको वो ठीक नहीं करेगा। लेकिन अभी क्लाइंट के या जो भी बोलो सब्जेक्ट के मन में तो वो कॉन्शियस हो गई मेमोरी, तो वो फिर आगे उसको तकलीफ दे सकती है क्योंकि अभी वो याद आ गया है। ट्रू, दैट इज़ वेयर ट्रेनिंग और आप उसको सही से टैकल करो, वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आ सकती है ऐसे, हो सकता है कि मैं आपको हैप्पी मेमोरी बोलता, लेकिन आपके माइंड के अंदर ऐसी मेमोरी जो माइंड सोच रहा है कि नहीं इसको ये हील करवानी है उसको पहले, हो सकता है आपको कोई ट्रॉमेटिक दिख जाए, वी डोंट नो। वेरी नाइस। सो क्योंकि हम माइंड के उस पार्ट को टच करके आए हैं, सो मुझे माइंड रीडिंग के भी बारे में बात करनी है आपसे। हमने माइंड रीडिंग के भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु डू इट प्रोफेशनली एज वेल, एंड देयर आर सो मेनी गुरुज जिनकी वीडियोस सामने आती है जहाँ पर आई डोंट नो इफ दैट इज सम सुपर पावर और दैट इज माइंड रीडिंग, बट वो आपके फ्यूचर के बारे में, आपके बारे में, आपसे बात करके थोड़ी देर में आपके बारे में सब कुछ लिख देते हैं। So, पर्चा बना दिया, वो सबसे फेमस हो गया लास्ट 2 साल में, पर्चा लिख दिया। सो पहले तो आप बताओ व्हाट इज माइंड रीडिंग? ओके, सो माइंड रीडिंग अगर प्रोफेशन देखो तो वो मैजिक जैसा है। आप स्टेज मैजिक देखे होंगे बचपन में, कुछ गायब हो गया, कबूतर निकाल दिए, वैसे माइंड का जो मैजिक होता है, माइंड का जो इल्यूजन होता है बेसिकली, उसको बुलाते हैं मेंटलिज्म या माइंड रीडिंग। जहाँ पे बन रहा इल्यूजन है माइंड रीडिंग का, आपको पता है मैजिक है, वो इंसान आधे में किसी को काट रहा है, कहीं ना कहीं पे ट्रिक है, वो मुझे पता नहीं है, मुझे मजा बहुत आ रहा है, बट आप घर पे जाके ये नहीं बोलोगे कि उसके पास मैजिकल पावर्स है, उसने एक इंसान को 2 फाड़ दिया फिर अंदर डाल दिया। आपको पता है कि कहीं ना कहीं पे इल्यूजन बन रहा है रियलिटी और कुछ। वैसे ही माइंड रीडिंग में एक इल्यूजन बनता है माइंड रीडिंग का, होता कुछ ना कुछ ट्रिक है या बहुत सारी चीज़ें जिसमें लगता है कि मेरे को सब पता है, लेकिन वैसा होता नहीं, एक ट्रिक होती है। जो एक अच्छी बात है, जो माइंड रीडर्स होते हैं वो सामने से बोलते हैं। मैं बहुत फेमस माइंड रीडर्स को जानता हूँ और बहुत सारे लोगों को, वो कभी कभी मेरे साथ जब भी बात करते हैं बोलते हैं, बैक स्टेज लोग आते हैं, कह रहे यार माइंड रीडिंग किया ना, तो वो अपने प्रॉब्लम्स आके बोलते हैं, सर मेरे बेटे को ये फोबिया निकाल दोगे? तो उनको उधर बताना पड़ता है कि भाई ये सब तुम देख रहे थे ना, ये इल्यूजन था, मैं एक्चुअली में किसी का माइंड इन्फ्लुएंस चेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि उनका प्रोफेशन वैसा है तो वो बोलेंगे माइंड रीड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका परसेप्शन बनाना है। अगर वो आके फर्स्ट स्टेज पे बोल देगा कि ये ट्रिक है, इसमें इल्यूजन है, मैं एक्चुअली में रीड नहीं कर रहा, तो लोग बिलीव क्यों करेंगे और पैसे उनका काम कैसे चलेगा? बट टेक्निकली एनी माइंड रीडिंग इज एन इल्यूजन। हाँ, हो सकता है कोई मिलियंस या हर 30-40 जनरेशन में मुझे लगता है एक जन ऐसा आता होगा जिसके पास हो सकता है कुछ सुपर नेचुरल हो। वी कांट डिस्कार्ड इट बिकॉज हमें वो पता नहीं है, तो हमें उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली अगर आप ये बाबा या चीज़ें बोल रहे हो, फ्रॉम व्हाट आई सी एज वेल, मोस्ट बाबाज जो अगर ऐसा कुछ क्लेम कर रहे हैं ना, दे आर वेरी गुड माइंड रीडर्स। उनके पास ऐसी टेक्निक्स है, ट्रिक्स है और वो प्रेजेंटेशन है जिससे वो कन्विंस करवा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम डजंट हैव दैट पावर। तो पर्चे में जो लिख रहे हैं वो माइंड रीड करके लिख रहे हैं। वो अभी देखो कौन सा क्या है, लेकिन मोस्ट लोग माइंड रीडिंग या कुछ ना कुछ करके लिख रहे हैं, या फिर माइंड रीड करके नहीं लिख रहे, लेकिन वो लिखे जाने का प्रोसेस और वो पर्चे में जो आ जाता है उसके बहुत सारे रास्ते होते लाने के। जैसे मैं यहाँ पे एक स्लेट रख सकता हूँ, मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली, आपने आउट लाउड, आज ऐप्स ऐसी आपको लगेगा स्लेट है और किसी ने मैंने कुछ लिखा नहीं है। जैसे ही आप मुझे बोलोगे मेरा नाम रोहन है और मैं जो सवाल लेके आया था मेरी माता का लेके आया था, उनको एक तकलीफ है पैर में, मेरा एक बंदा हो सकता है वो खाली वो टाइप कर देना बाहर बैठा हुआ, तो यहाँ पे स्लेट पे आ गया है, दिखाओ यही था।
तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती है। right. तो मोस्ट केसेस में जैसे अभी उनको मिलूँ तो पता चले, लेकिन माइंड रीडिंग अगर देखो, इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारे माइंड रीडर्स जाते हैं उन बाबा लोग के सामने। अगर देखो पॉलिटिक्स का है तो एक कांग्रेस वाला आएगा, एक बीजेपी, एक आप वाला, वैसे जब ये बाबा आते हैं ना तो एक माइंड रीडर भी आता ही है जो उनको प्रूव करने के लिए बैठा हुआ है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। सो दैट इज वेयर कभी कभी कंडीशंस, वो खुद की कंडीशन में अच्छा काम करते हैं। जैसे कुछ बाबा होंगे ना अपने जगह पे बोलते हैं रीड हो जाता है, लेकिन उसको जब स्टूडियो में बिठाओ और जब रिस्ट्रिक्ट कर दो तो वहाँ पे वो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे वो जो ट्रिक्स है, वो जो करना चाहता है ना, वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक है। और कभी कभी जो हिप्नोसिस में बुलाते हैं स्टूज, मतलब मेरा ही बंदा ऑडियंस में बैठा हुआ, वो सबसे सिंपल माइंड रीडिंग है कि वो बोला कि लाओ इसको लाओ, आ ही रहा है जो उसको बोलना है, पढ़ाया हुआ है। तो स्टूज भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, ऐसी चीज़ है। बट डू यू बिलीव कि सच भी हो सकता है ऐसा? हो सकता है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैरो कार्ड रीडिंग होती है, मुझे लगता है कि ये टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, सब में अच्छे लोग भी है, जो लोग के पास एक्चुअल नॉलेज है। कभी कभी तो नेचुरली आता है चीज़ें कि वो बोल रहे वैसा हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे फादर है, उनके एक फ्रेंड है जो एस्ट्रोलॉजी वो सब में थे। तो मैं 10th स्टैंडर्ड की मेरी वेकेशन थी, मैं मुंबई पढ़ता था, तो मैं गया हुआ था। तो वो पैसे तो लेते नहीं हमसे, और ऐसे ही मस्ती में। तो मैंने बोला मेरे को डाउट है मेरे 10th में कितने परसेंटेज आएंगे। तो उन्होंने हाथ पे लिखा था, बोला तू किसी को बोलना मत अभी। मेरे को 72 दिखा के गए थे और .72 आ गए। और वैसा मेरा बार बार हुआ है। मुझे एक नेचुरली, जैसे मैं मुंबई में घूम रहा था, इन ऑर्बिट मॉल है, तो वहाँ पे मैं नाम भूल गया उनका, वो टैरो कार्ड रीडिंग कर रही थी। लेकिन वो कैसी थी मालूम, उनका सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटोज़ थे और वो किसी को बुला के बेच नहीं रही थी। लेकिन मेरे को अचानक से बोला तू इधर आ। मैं बोला ये क्या बोल रही है, मेरे को क्यों बुला रही है? तो मैं कैसे साइकोलॉजी में क्यूरियस हूँ, बोला चलो चलते तो है, 500 रुपीज़ लगेंगे। उसने मुझे बोला कि तू समंदर के पास शिफ्ट हो जा, तू राजा की तरह तेरा स्टेटस होगा। मैंने हंस के ले लिया। फास्ट फॉरवर्ड मैं न्यूजीलैंड गया, मेरे 2 मिनट पे दरिया है, 2 मिनट में चल के जाऊँ। मैंने इंडिया में कंटेंट बनाया है, उतना कंसिस्टेंटली नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड में गया ना, 1 साल में ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम ये चल रहा है और मेरा नाम हो रहा है। सो ऐसे छोटे छोटे किस्सों से व्हाट आई फील इज़ देयर आर सम पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड, और ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वैसे 10 ऐसे भी है जो कोल्ड रीडिंग कर रहे हैं, जो ये मेंटलिज्म यूज़ कर रहे हैं। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको समझना कौन कैसा है। बट आई बिलीव, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं देखो साइंस के फील्ड से आता हूँ, मेरे साइकोसोमैटिक, DNA वो सब, और कोविड-19 के टाइम पे मैंने वैक्सीन्स के ऊपर रिसर्च पेपर लिखे हैं। लेकिन मेरे जो थेरेपी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एज वेल एज कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, जहाँ पे एक लड़का जो आज से 8 साल पहले बोलेगा मंदिर नहीं जाना, कल मैं नैनीताल, आपको पता है मैं एक मंदिर जा रहा हूँ। सो दैट इज़ वेयर मुझे बुलाया गया। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं था नहीं इस चीज़ में, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स विच नाउ टेल्स मी एट सम पॉइंट इन टाइम, बीच में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन सब नहीं है ये, होंगे तो होंगे। लेकिन माइंड रीडिंग, अगर मुझे आप बोलो कि तू एक बाबा बन जा, इंडिया में बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे माइंड रीडिंग आती है। मुझे खाली प्रेजेंटेशन चेंज करना है। वो स्टेज वाला क्या कर रहा है, मैं माइंड रीडर करके कर रहा है, वो बोल रहा है मैं बाबा हूँ, भगवान मेरे साथ बात करता है। तो प्रेजेंटेशन जो होता है, एक ट्रिक है ना, उसके 10 प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो ये माइंड रीडर्स जो है, जो बाबा बन चुके हैं, उनका खाली प्रेजेंटेशन स्टाइल, अपने ब्रांडिंग अलग करते हैं, ट्रिक्स वही होती है। सो ऑल्टरनेट प्रोफेशन है आपके पास? हाँ, अभी नहीं चले या मेरे को कम कर दे इंटरेक्शन मेरे पेज पे, तो है मेरे पास। बाबा और न्यूजीलैंड में तो अभी वो नया है, तो वहाँ पे पर्चा बनाओ तो और लोग आएंगे, घोड़े भी आएंगे तो $1 देंगे। बट कैन यू रीड माई माइंड समहाउ? कुछ है ऐसा ट्रिक? हाँ, बहुत सारे ट्रिक्स है। जैसे आप कार्ड्स खेलते हो तो कार्ड्स के साथ कुछ कर सकते हैं, अगर तो वैसा करते हैं। और मैं कार्ड्स लेके चल, कार्ड्स का स्टोरी है कि मेरा हॉबी है ये माइंड रीडिंग, और मुझे मज़ा बहुत आता है, और मैं हूँ इंट्रोवर्ट। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने हेल्प किया तो माइंड रीडिंग ने। मैं न्यूजीलैंड में जितने भी इंटरव्यूज़ दिए ना, उसमें जानबूझ के लिखता हूँ कि आई कैन डू कार्ड ट्रिक्स सबसे पहले, क्योंकि हॉबी पूछते हैं हर इंटरव्यू में। पहले बोलते हैं कैन यू डू कार्ड मैजिक, कार्ड्स निकाल दिए, 2 मिनट कार्ड दिखाया, तो उन लोग को एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। हर इंटरव्यू में उन्होंने वो खड़े, एक इंटरव्यू में तो एक जो दूसरा बैठा था ना, वो उठ के भाग गया था कि ये क्या हो गया माइंड रीडिंग। बट उसने मुझे बहुत हेल्प किया कॉन्फिडेंस देने में भी। और अगर 5 जन बैठे, मुझे पता है कि माइंड रीडिंग ऐसी यूनिक चीज़ है ना, मैं करूँगा ना तो मैं इंटरेस्टिंग दिखूंगा लोगों को, और एक आइस ब्रेक होगा। तो मेरे पास कार्ड्स होते हैं, मेरे को रात को उठा लो, मैंने शायद चड्डी नहीं पहनी होंगी, लेकिन कार्ड्स मेरे बाजू में होंगे, रखेगा होंगे। ऐसे मैजिक से निकाला ना।
ओके सो पहले तो आप शफल कर लो, सो दैट ऐसा ना हो कि मैं कुछ आपके साथ ये कर रहा हूँ। तो आपको माइक कार्ड कंफर्टेबल चलेगा ऐसे? हाँ चल जाएगा मेरे, आप कंफर्टेबल होने चाहिए, मैं तो यहाँ पे हूँ। ओके शफल आपको लगे हो गया, फिर मुझे हाथ में देख देता। ओके हैप्पी विद द शफल। आखिरी कार्ड तो नहीं देखोगे ना? नहीं आखिरी देखो तो भी आपके पास जा रहा ना। अच्छा ओके, मेरे पास ही आएगा। हाँ देख लो कार्ड, और चाहिए तो कैमरे को भी दिखा दो। अगर मेरा कोई बंदा देख रहा है वो तो पॉडकास्ट जब आ चुका है तब बोलेगा मुझे। देख लिया? हाँ, इधर रख दो, मैं नहीं देख रहा, और इसको शफल कर दो सो दैट मेरे पास डेक नहीं आई, आपने शफल करा है। और शफल ये जो स्टाइल आपने जो भी किया है ना, तो एक शफल अगर कोई कर रहा है उसका कॉम्बिनेशन दुनिया में फिर से बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रिलियंस में कॉम्बिनेशन है। 52 कार्ड्स को अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो बहुत है, उसमें से आपने एक कार्ड सिलेक्ट किया, मेरे हाथ में नहीं आया, मतलब आप श्योर हो कि मैंने कार्ड देखा नहीं, आपको फोर्स नहीं किया कुछ भी। सो यू हैव अ कार्ड इन योर माइंड। अभी आप यहाँ पे झूठ भी बोल सकते हो, सच भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बोलना है सो दैट मुझे क्यूज मिले उसके बारे में। तो पहले तो होता है ब्लैक होते हैं कार्ड और रेड होते हैं। तो कौन सा कार्ड था आपका? झूठ सच दोनों बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ ब्लैक सही है। अभी ब्लैक में दो होते हैं, जैसे स्पेड्स और क्लब्स। आप अगेन झूठ सच कुछ भी बोलो। स्पेड्स क्लब्स था, सही है अभी तक। अभी यहाँ पे देखो 13 कार्ड्स होते हैं क्लब्स में, एस 1 2 3 4 10, फिर वो पिक्चर कार्ड होते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि ये बड़ा कार्ड है, पिक्चर कार्ड है, तो मैं यहाँ पे तो नंबर में जा ही नहीं रहा। लेकिन पिक्चर कार्ड में J Q A और K होता है। मेरे को वो भी नहीं पूछना, आप A to Z में से आपके मन से, पहले तो आपको मन में आ रही आएगा कि रोहन है, उसको मत बोलना। A to Z में से कोई भी मेरे को अल्फ़ाबेट दो। F जैक ऑफ क्लब्स था आपका, जैक J सही है। जैक ऑफ क्लब्स था भाई, हाथ मिलाओ पहले तो आप दूर से ही। क्या आप मानते हो कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ? क्योंकि कल मेरा एक मंदिर खोल रहा हूँ से आपने जैक कैसे किया? वही तो माइंड रीडिंग है। अगर वो मैं बोल दूंगा तो मेरा जो धंधा स्टार्ट होने वाला है। यस तो लेकिन आप सोच रहे हो कि ये कंडीशन कैसी है, और मैं तो हॉबी अभी मेरी, अभी सोचो कि कोई बंदा है जो अपना धंधा उस चीज़ पे चला रहा है, वो तो सुबह शाम ऐसी ऐसी टेक्निक लेके आएगा। ये तो प्रेजेंटेशन भी मैं कैसे दे रहा हूँ, ऑफ माई हेड, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो एक माइंड और भी ट्रिक है आपके पास? बहुत सारी है। कार्ड की एक और करते हैं, कार्ड की कुछ और करनी है, ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सो कार्ड्स जो आप खेलते हो यूजुअली, और आपके अलग अलग क्या बोलते हैं कार्ड्स होते हैं, आपको पता है ये एक जैसे कार्ड्स और माइंड रीडिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ के ये आप किसी को फोर्स कर सकते हो। मतलब समझो आपको क्या लग रहा है, सिलेक्शन आप कर रहे हो, लेकिन मैं आपको फोर्स करूंगा किंग सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस करूंगा थोड़ा माइक में अभी के लिए। सो अब मैं आपको फोर्स करूंगा, या फिर इसको मैजिक में फोर्स बोलते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि आप सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन सिलेक्ट मैं करवाऊंगा। ओके, प्रोसेस एकदम फेयर होगा यहाँ पे, उसमें मैं चीटिंग या हाथ सफाई नहीं करूँगा, लेकिन आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप कहाँ पे मुझे ये कर सकते हो। अभी मैं कार्ड्स है ना धीरे धीरे यहाँ पे रख रहा हूँ। मैं आपको किंग प्रेडिक्ट कर चुका, किंग आप सिलेक्ट करोगे। आप कभी भी आपका मन हो ना तब स्टॉप बोल सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है, क्या बोलते हैं स्टॉप, फ्री चॉइस था, आप कहीं पे भी रोक सकते थे। नीचे भी ये कार्ड देख लो और दिखा दो आपकी चॉइस थी, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, ये कार्ड आप उठाओ ना बोलोगे, कुछ कर दिया उसने। ये किंग होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी, और ये कोई भी कार्ड हो सकता था, जैसे कहीं पे भी जा सकते थे आप। गलत हो गए, गलत हो गया तो फिर जैसे मैं बाबा नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मुझे पता है। कैसे? तो अभी कहीं पे भी स्टॉप बोल सकते, फ्री चॉइस थी, बट मुझे पता था आप कहाँ पे स्टॉप बोलोगे। बड़ी पता था आपको कि यहाँ पे किंग होगा। वो एक स्किल है चलो, लेकिन आप जब स्टॉप बोल रहे हो, आप कहीं पे भी रुक सकते थे, लेकिन मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये बंदा है ना, जहाँ हम लोग ने जितना मिनट मिले, ये मुझे यहाँ पे ही रुकवाएगा। तो मेरे पास रिस्क भी था ना कि वो पहले आप रोक लेते तो ख़त्म हो गई बात। तो ये माइंड रीडिंग बोल दो या स्किल बोल दो या एनालिसिस बोल दो, बहुत सारी चीज़ें। बहुत रीड कर लिया आपने तो।
अगर बीवी को पता लग गया दिमाग रीड हो सकता है तो सारा दिमाग रीड करा के सब उगलवा लेगी। बट देन ये स्किल्स तो यार इसको तो मतलब पार्टनर्स भी यूज कर सकते हैं, दूसरे पार्टनर का दिमाग रीड करा लिया कि किससे बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है। जिससे मैं बोलता हूँ इल्यूजन है, इल्यूजन बनता है माइंड रीडिंग का, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि अगर मैं माइंड रीड कर सकता या वो जो माइंड रीडर्स है तो वो आज माइंड रीडिंग करके पैसे नहीं कमा रहे होते, वो तो बाबा वो खुद बन चुके होते। तो ये इल्यूजन बनता है, और ये तो मेरी हॉबी है, सोचो ये तो मेरी पार्ट टाइम स्किल है। जो इस फील्ड में घुस चुका है वो तो कहाँ कहाँ तक का क्या कर देता होगा। आप कुछ डाइस वाला भी दिखा रहे थे ना मुझे। हाँ, माइंड रीडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइस है ओके। सो ये डाइस से दिखा सकते हो अलग अलग नंबर्स आप, ओके ऑडियंस को अगर दिखाना है। एक नंबर आप कैमरा में दिखा दो जो मैं नहीं देखूंगा, फिर उस नंबर को फेस पे रख के छुपा दो। ठीक है। मोस्टली ये मैं क्यों करवाता हूं मालूम, कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जो ट्रिक फेल करवाने ना, कुछ लोग इसलिए नहीं आते मैजिक देखना है, गलत प्रूफ करना है, तो अपने पास प्रूफ रहे, ठीक है, क्या वो फेस पे रखे तो वहां पे एक बार दिखा दो, रैंडम नहीं आपके हिसाब से दिखा दो, क्योंकि रैंडम नहीं करना है, और वो नंबर फेस पे फिर रख के हाथ छुपा दो। ये नंबर आप रखने वाले हो जो दिखा रहे हो, सो दैट ऑडियंस को भी पता हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको फेस पे रख के छुपा दो। ऊपर रखना है ना, ऊपर रख दो, और आपको दिख रहा है ऊपर नंबर, देख लो वो नंबर दिख रहा है। और अभी आपके माइंड में एक नंबर है जो अपनी ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं पे पता है, और आपने अपनी चॉइस से रखा है। तो इसमें रैंडमनेस भी हम लोग लेके आएंगे, लेकिन अभी के लिए जो चॉइस है, जैसे वो ना आपको एनालाइज कर चुका हूँ मैं, तो चांसेस कम है कि आपने हायर नंबर रखा होगा, 5 4 6 तो है ही नहीं, लेकिन चांसेस ये भी कम है बीच में आप जाओगे, आपने मोस्टली चांस ज़्यादा 1 रखा होगा। ये तो खतरनाक होते जा रहा है ये गेम। सो ये डाइस हो गई, कार्ड्स हो गई, और यही चीज़ मैं पर्चे पेन लेके कुछ कर दूं तो फिर मैं बाबा हूँ। तो दिस इज हाउ यूजुअली। नाइस यार, मतलब वेरी नाइस। और मैं कम क्यों करता हूँ मालूम ये चीज़ें, कि एक टाइम था कि मैं जैसे साइकोलॉजी पे चीज़ें डालता हूँ, तो मेरा कोई फ्रेंड आके ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, या फिर आते भी है, हेल्प करता था, लेकिन मोस्टली अगर मैंने मैजिक दिखाया ना तो वो 10 दोस्त को लेके आएगा। हम क्रिकेट खेलते थे, फिर वो 10 और 10 को लाएंगे। फिर मैं जब भी जाता हूँ मेरे सिटी में ना, तो एक नोन है, एक अननोन है ना बंदा, तो वो बोलेगा जादूगर है ये, और मैं हूँ साइको, तो मेरे को ईगो हर्ट होती है, सालो 10 वीडियो में साइकोलॉजी की डाल रहा हूँ तुम मुझे, और मैं जादू दिखाऊं। लेकिन लोगों का फैसिनेशन है इसमें, क्योंकि आई थिंक मोर देन फैसिनेशन ये चीज सिखाता है हमें कि हाउ कैन यू नो रीड द एंटायर बॉडी लैंग्वेज एंड माइंड ऑफ, और कितना ईजी है, आप लोग कितने टाइम से मिले। और सोचो एक कोई है औरत जो बाबा के पास या किसी के पास हर रोज जाती है, उसके सब प्रॉब्लम्स, उसकी सब जो वीकनेसेस है ना, उसके घर के कितने लफड़े हैं, वो सब भी उसको पता है। तो वहाँ से एक्सप्लॉइट करना और थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा के आगे जो भी करना है करना काफ़ी इजी हो जाता है। मैं ये नहीं बोला सब बाबा बेकार है, कुछ होंगे स्पिरिचुअल अच्छे हैं, लेकिन मोस्टली इंडिया में आप देखोगे कि हर गली में आपको कोई मिलेगा, और जो स्ट्रीट पे भी लोग आते हैं करते हैं, वो कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री यूज़ करते हैं बहुत सारे। वो धुआं निकल गया तो वो केमिकल होता है, जो आज पता चल रहा है सब लोगों को, लेकिन आज से 10 साल पहले बोल रहा है यार वो दूध होता है ना, उसको खाली ग्लास में डालते हैं वो उबलने लग जाता है, केमिकल होता है। सो मैजिक में भी काफ़ी सारी केमिस्ट्री भी यूज़ होती है टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट नाइस, आपको कैसे लगा कि मैं हायर नंबर चूज़ नहीं करूँगा? जैसे इंट्यूशन होता है, जैसे पहला थॉट आया कि आप ऊपर ही जाओगे, छोटा नंबर 1 2 ऐसे जाओगे, तो पहले मैंने डिस्कार्ड कर दिया 3 4, लेकिन फिर आप जैसे हंसने लग गए ना, मेरे को लगा 1 है। और कितना % सही होता है माइंड रीडिंग? आप 100 बार करवा लो, ये लोग बोर हो जाएंगे, बट मैं 100 बार भी कर लूँ ये सर एक्यूरेटली, तो स्किल्स होती है। वाओ नाइस, कॉन्फिडेंस ही है ये। हाँ, और क्या है कॉन्फिडेंस, और दूसरा आपने देखा कि मैं इतना अच्छे से करता हूँ ना, तो मैं अगर फिसल भी जाऊँ, उतना कॉन्फिडेंटली नहीं भी बोलूँ ना, लेकिन वो लास्ट का रिएक्शन के माइंड रीड हो गया उतना अच्छा था, तो आई कम अक्रॉस एस अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है। तो वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया इन टर्म्स ऑफ मेरे बाहर और सब चीज़ें करने में भी। और आप जादू करना या फिर माइंड रीडिंग करना तो आपको चालाक बनना पड़ता है, राइट। तो चालाकी भी सिखाता है, तो चालाक स्मार्टनेस, चालाक बनना बड़ा दुनिया ऐसी चालाक ब्रो। बट यू ऑल्सो टॉक अबाउट ड्रीम्स, आप ड्रीम के बारे में बहुत बात करते हो। सो मतलब आर ड्रीम्स रियल, मतलब क्या जो सपने आते हैं वो सही में होते हैं, क्या होता है वो ड्रीम? सपना, अगर आप एक सपने को आइसोलेट करो तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन सपने बहुत वैरायटी के होते हैं। सो पहले तो सपने सबकॉन्शियसली आते हैं, आप आज सोच के नहीं सोओगे मुझे सपना गर्लफ्रेंड का आएगा या वाइफ का आएगा, आ जाता है। आपने सोची नहीं एक मेमोरी के बारे में पास्ट की, लेकिन वो मेमोरी का सपना आ गया। कभी कभी तो कुछ लोग बोलते हैं फुद्दू सा सपना आ रहा है कि मैं कहीं भी स्विमिंग पूल में से लेटा हुआ हूँ और सामने से हाथी जा रहा है। सो सपने पहले तो आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते क्या देखोगे, क्योंकि सपने काफ़ी सबकॉन्शियस प्रोसेस है, राइट। इसी वजह से सपनों के अंदर सबकॉन्शियस मीनिंग होते हैं।
इसमें भी 4-5 कैटेगरीज है। सपने के थ्रू कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताने की या किसी साइड के तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डरावने ही सपने आते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर पास्ट के फियरफुल मेमोरीज है या पार्ट्स है जो हील नहीं हुए, और माइंड चाहता है कि भाई इसका फोकस इस पे जाए सो दैट राहत कुछ मिले, तो उसको एक रिपीटेटिव ड्रीम आएगा। कभी कभी कुछ लोगों को कुछ मेटाफोरिकल ड्रीम आते हैं, मतलब उसको सपने में दिख रहा है कि सांप है, लेकिन उसका मीनिंग सबकॉन्शियस के लिए होता है बॉस सांप पीछे भाग रहा है, बॉस पीछे भाग रहा है। उसके करंट लाइफ से एनालाइज करोगे तो बोल रहे हैं कि हाँ स्ट्रेस तो है जॉब पे। सो सपने के रीजन सबकॉन्शियस होते हैं, और उसमें 3-4 कैटेगरीज है। एक होते हैं प्रेडिक्टिव ड्रीम्स, जिसको रिहर्सल ड्रीम भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पॉडकास्ट है यहाँ पे, और मुझे पता है कि मेरे को करना है पॉडकास्ट, थोड़ी एंजाइटी है उसके बारे में रेगुलरली मैं दिन में सोच रहा हूँ ना, तो मेरे को रात को पॉडकास्ट करते हुए सपना आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड रिहर्सल ड्रीम या प्रेडिक्टिव, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक होता है कि दिन की चीज़ें आपको दिखती है, क्योंकि आपका ब्रेन, स्पेशली माइंड तो छोड़ दो, ब्रेन फिजिकली जब आप सोते हो, और स्पेशली वो ड्रीम स्टेट जिसको स्लीप में REM स्टेट बुलाया जाता है, रैपिड आई मूवमेंट, क्योंकि आपकी आंखें लेफ्ट टू राइट हिल रही होती है। उस टाइम पे पूरे दिन की जो मेमोरीज है उसको कंफर्म करता है कि रखनी है कि नहीं रखनी, डिस्कार्ड करनी है कि निकालनी है, रखनी है। इमोशनल ट्रॉमा को भी हील करता है, तो उस टाइम पे हो सकता है आपको दिन की चीज़ें भी दिखे। तीसरा होता है कि सबकॉन्शियस आपको मैसेज दे रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें आपको हील करनी चाहिए, समझना चाहिए, तो उसके रेपिटेटिव ड्रीम्स देंगे। एंड फाइनली होता है हीलिंग ड्रीम्स। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आज आपका वाइफ के साथ झगड़ा होना नहीं चाहिए, हो गया, और आपने सोच लिया कि ये सही नहीं है, इसके साथ मेरे को बात नहीं करनी। चलो हस्बैंड वाइफ है तो कभी बात करेंगे, लेकिन आपको गुस्सा आया था। 2-3 दिन बाद अगर समझो बात नहीं भी कर रहे, तीसरे दिन आपको थोड़ा क्या, छोड़ो ना यार, वाइफ ही है, छोटी बात तो थी, या फिर यार इसने मेरे लिए और 10 चीज़ें अच्छी करी है, एक चीज़ में ये थॉट आपको झगड़े के टाइम पे नहीं था, 2 दिन बाद क्यों अचानक आया? आपका ही माइंड है, आपने कोई कोर्स तो किया नहीं। यहाँ पे क्या होता है मोस्टली कि ये जो मेमोरीज होती है ना डे टू डे की, स्पेशली इमोशनल मेमोरीज, तो रात को सपने के अंदर उनको हील करा जाता है। और ये सपने जो है वो काफ़ी देखोगे मेटाफिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि कुछ उसके अंदर एनालिसिस या रिसर्च उतना नहीं है, लेकिन अभी न्यूरो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आपकी मेमोरीज जो होती है डे टू डे की, पास्ट ट्रॉमास, वो सपने के फेज जो है ना, उस टाइम ब्रेन उसके अंदर लॉजिक डालना हो, इमोशनल निकालना हो, वो करता है। तो वो जो आपने टाइम स्पेंड किया ना REM स्लीप ने, उसने वो लॉजिक आपको लेके आया, और कल आप बात करने लग गए। तो हीलिंग ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन वो ड्रीम में आपको ऐसा नहीं दिखा बीवी के साथ बैठा हूँ, वही है। हो सकता है आप क्लाउड में कहीं पे घूम रहे हो, लेकिन मेटाफर है वो, सबकॉन्शियस माइंड सिंबल में काम करता है। तो सपने वैसे बहुत फैसिनेटिंग है, उनको समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बहुत ही सबकॉन्शियस है, और सबकॉन्शियस की दुनिया समझना, उससे मैसेज लेना और उसके ऊपर काम करने से बहुत हीलिंग, बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में। सो अगर आप सपने की बात खोदोगे मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ। या आई गॉट ए पॉइंट, बट कई लोग जो है ना वो सपनों को डिकोड भी करने का ट्राई करते हैं। हाँ जी, मैं फुकरे की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर वो सपने डिकोड लॉटरी नंबर चाहिए देता हूँ नहीं बट पीपल ट्राई टू डिकोड देयर ड्रीम्स। डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ है। हाँ, एंड इवन इफ यू गो ऑन इंटरनेट, आप हर एक चीज़ के बारे में मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है। अब आई डोंट नो कि वो मीनिंग कितना सही है। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर मुझे सपने में ये आए कि मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो सबसे पहले जाके मीनिंग देखूंगा, और उसमें लिखा होता है कि अब आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा समझाता हूँ। एक तो है कि सबके लिए छोटी छोटी चीज़ों का भी मीनिंग अलग होता है। आज विराट कोहली की बात कर लो, मेरे सपने में विराट कोहली आ जाए ना तो मैं खुश हूँ, मेरे को एक अच्छा फीलिंग आएगा, अरे विराट कोहली है, मैच खेल रहा है, सेंचुरी बना रहा है। वही चीज़ पाकिस्तान वाले के सपने में आ गया, उसके लिए तो नेगेटिव हो गया कि 100 मार रहा है विराट कोहली, मतलब पाकिस्तान हार रहा है। सांप आ गया मेरे सपने में, मैं डरता हूँ, कोई महादेव का भक्त होगा। सो कभी कभी क्या होता है, ये जो मीनिंग जो लिखा है ना, इसी वजह से बहुत सारे बड़े साइकोलॉजिस्ट भी आप देखोगे ना, बोलेंगे ड्रीम इंटरप्रिटेशन की जो बुक है ना उसको फेंक दो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करना चाहिए लेकिन काफ़ी पर्सनल होता है। आपका मीनिंग क्या है उसके लिए, मोर देन के लोगों ने क्या लिखा हुआ है। कुछ यूनिवर्सल चीज़ है, जैसे हर कल्चर के अंदर यूनिवर्सली डेथ मतलब खराब चीज़ है, यूनिवर्सली डार्क रूम है तो डरावना है, तो वो कुछ यूनिवर्सल सिंबल चल जाए थोड़े बहुत। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक गए, जैसे कुत्ते काट लिया तो क्या मीनिंग है, वैसा नहीं। मैं अगर आपकी जगह पे हूँ तो मैं बैठ के बोलूँगा पहले तो मुझे फील क्या करवाया उस ड्रीम ने, वहाँ से स्टार्ट करूँगा उसका इंटरप्रिटेशन, क्योंकि फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये जो कुत्ता दिख रहा है मुझे काट रहा है, क्या मेरे रिसेंट या कभी भी लाइफ के कोई इंसिडेंट से अभी कुछ चल रहे हैं मेरे प्रॉब्लम्स, उसके साथ कुछ रेजोनेट करता है क्या? अरे यार अभी अभी मेरे दोस्त ने मुझे काटा था,
इनडायरेक्टली मेटाफरिकली कि उसने मुझे बाइट किया एज इन मेरा कुछ नेगेटिव किया उसने, मेरे को वही थॉट आया. सो व्हाट आई विल रादर डू कि मेरे पर्सनल लाइफ के साथ मुझे क्या याद करवा रहा है, क्या मीनिंग है, क्या मैसेज है, वो इंटरप्रिटेशन करो. वो करना चाहिए, वो लोग नहीं करते. सपने आपको आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं. वो मैसेजेस हो सबकॉन्शियस माइंड से, कुछ हील करना हो, या कभी कभी जो अंदर से आपको आंसर्स चाहिए वो आ सकते हैं. लेकिन जैसे ही आप दूसरों के सिंबल्स लेके अपना इंटरप्रिटेशन करने लग जाओ ना, तो आपको 10 तरीके के सिंबल मिलेंगे. सो मैं लूसिड ड्रीमिंग करके एक प्रोसेस होता है, बाद में अगर इंटरेस्ट है तो बात करेंगे, लेकिन वो मैं सिखाता हूँ. उसमें मैं एक बात करता हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा चिल्ला के सपने में बात करता है आपके साथ, स्पेशली जो आपको सपने याद रहते हैं. और सुबह उठ के हम क्या करते हैं, हंस देते हैं, अरे आज तो है ना एकदम फुद्दू सपना आया. मतलब आपका माइंड कुछ बोल रहा है, उसको आप फुद्दू बोल रहे हो. वहाँ भी रेपो खत्म हो गया माइंड का, वहाँ से आप कुछ कर ही नहीं सकते. रादर सिट डाउन, मेक अ ड्रीम डायरी. इवन दो यू अभी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा ना, मुझे किस टाइप के ड्रीम आ रहे हैं. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई ड्रीम्स, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई माइंड. तो आप देखोगे वहाँ से जो एनालिसिस आएगी, वहाँ से माइंड भी फिर ड्रीम्स याद रखवाएगा आपको. आपकी बहुत सारे साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी चेंजेस आ सकते हैं. सो दैट इज़ वेयर अगर कंक्लूजन निकालना है तो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, लेकिन पर्सनल. अगर कुछ नहीं कर सकते तो कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ जो ये समझते हो, वो हेल्प कर देंगे. लेकिन ड्रीम्स को सीरियसली लो. इवन तो आपको लग रहा है फुद्दू ड्रीम है, लेकिन वो मेटाफर है. माइंड के लिए कुछ है, कुछ रीज़न है कि अपना एवोल्यूशन में वो छोड़ा नहीं हम लोग ने. कभी भी बायोलॉजी ऐसी चीज़ नहीं रखेगी जो उसको यूज़फुल नहीं है. तो हम लोग 8 घंटा सोते हैं पहले. तो सोचो एक स्पीसीज के लिए 8 घंटा सो जाना कैन बी वेरी डेंजरस इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग. और उस सोने के टाइम पे मेजरली 4-5 घंटे हम सपने देखते हैं. सो देर इज़ अ वेरी बिग बायोलॉजी बिहाइंड इट. ब्रेन को, बॉडी को, माइंड को बेनिफिट्स है. उसको नेक्स्ट स्टेप पे आपको अगर लेके जाना है तो आपको सपने को सीरियसली लो. हो सकता है आपको सपने याद नहीं रहते, वो अलग स्टोरी है. कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि मुझे 4-4 साल तक सपने याद नहीं है, उसके पहले आते थे. सपने आपको आते हैं लेकिन सुबह याद नहीं रहते. सपने एवरेज इंसान देखता है. अगर कोई डीप स्लीप में नहीं जा रहा उतनी के सपने आए तो नहीं आएंगे, लेकिन उनको फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो मैं बोल रहा हूँ ट्रॉमा हील होते हैं, वो हो ही नहीं रहे उसके. तो उसको एंजाइटी, वैसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो स्लीप क्वालिटी हीलिंग के साथ जुड़ी है, स्लीप क्वालिटी मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ी है, क्योंकि स्लीप क्वालिटी के टाइम पे आपको क्वालिटी सपने भी आएंगे. सो अगर किसी को सपने नहीं आ रहे, जैसे बहुत लोग ये क्लेम करते हैं, याद नहीं रह रहे उनको बेसिकली. हाँ, मतलब उनका क्लेम ये होता है कि मुझे सपने नहीं आते. सो आपका ये स्टेटमेंट है कि उनको सपने आते हैं बट उन्हें याद नहीं रहते. तो ये क्या रीज़न है कि याद क्यों नहीं रहते सपने में? बहुत सारे रीज़न होते हैं. पहले कभी कभी इतना डीप स्लीप में है कि उठ के अनकॉन्शियस है. कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड याद नहीं रखवाना चाहता, कुछ ही रखवाना चाहता है. तो अगर जैसे मेरे पास अभी एक मेरा क्लास में एक लड़की आई थी, बोले मुझे 8 साल से मुझे सपने नहीं आए. मैंने बोला तुम खाली सपने आए नहीं आए, तुम ड्रीम्स के बारे में सोचने लग जाओ, और सोचने लग जाओ कि मेरा सुबह ड्रीम डायरी बनानी होती है, उसके बारे में लिखो. और नहीं भी आता तो लिख दो आई हैड नो ड्रीम, बट थिंक एज इफ कि आपका माइंड सपने देखता है. तो दूसरे तीसरे दिन से उसको याद आने लग गए. तो कभी कभी क्या होता है कि या तो कभी कभी साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं कि माइंड नहीं दिखाना चाहता सपने. सब कॉन्शियस माइंड आप देखोगे ना, इवन दो उतना लॉजिक नहीं है उसके पास, लेकिन आपके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स बहुत है उसके पास. वो रीज़न होते हैं. कभी कभी लोग उतने अवेयर नहीं है, एक अवेयरनेस भी होती है कि वो उठ के ही कर दिया काम. और सपने एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने मिस कर दिया ना, फिर आपको याद नहीं आएगा. राइट. सुबह आप उठो आपको याद है, लेकिन दोपहर में आप बोलोगे अरे यार कुछ सपना आया था, क्यों नहीं याद है. तो उतना जल्दी चले जाता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्टेट में देखा होता है. तो कभी कभी वो अनकॉन्शियस स्टेट में लोगों को एमनीशिया होता है. ये टर्म होता है एमनीशिया, मतलब याद नहीं है. तो ये हो सकता है. लेकिन एज सुन एज यू स्टार्ट टेकिंग देम सीरियसली, आप थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च करो, फिर करने लग जाओ ना. सपने आई थिंक इज़ द नेक्स्ट थिंग इन न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी, क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि हीलिंग न्यूरोलॉजी के लिए भी, माइंड अगर नेचुरली ठीक होना चाहता है, ब्रेन, बड़ी बड़ी मेंटल हेल्थ कंडीशंस, तो REM स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आज सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है. आज मैं बात कर रहा हूँ 2024 से 10 साल बाद देखना आप, ड्रीम स्लीप और REM स्लीप और ये सब जो है ना, वो मेन स्ट्रीम न्यूरो साइंस में लोग पीछे भागेंगे, और लोग जो साइकोलॉजिकली कुछ करना चाहते हैं उसके पीछे भागेंगे. और उस पर मैं अभी मेरे पेज पे बात कर रहा हूँ. स्टार्ट है लेकिन यही जाएगा आगे. सो एक चीज़ और मुझे आपसे जाननी है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी है और ये बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि मुझे चिल्स आ जाता है जब मैं सोचता हूँ, वो है स्लीप पैरालिसिस. हाँ जी. जिसने एक्सपीरियंस किया है वही ऑब्वियसली, मैंने भी करी हुई है. हाँ. सो जिसने एक्सपीरियंस किया है वो समझ सकता है कि इसकी डेप्थ कितनी है. हाँ जी. दैट यू फील दैट यू आर डेड, आपकी बॉडी एकदम सॉलिड हो चुकी है, और कुछ डरावना चल रहा है. हाँ, कुछ डरावना चल रहा है, एंड आपका माइंड कह रहा है कि उठ, यहाँ से उठ, बट आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो चुके हो,
यू डोंट हैव द कंट्रोल, और आपको लग रहा है कि मैं सिंक इन होता जा रहा हूँ उसके अंदर, हाउ विल आई कम बैक, बट अगेन देन वो अचानक से मोमेंट आता है, टूटता है, एंड देन आप विद हैवी ब्रेथ यू कम बैक एंड से कि अरे मैं तो जिंदा हूँ। और तब तक सब भगवान को आप याद कर चुके होते हो। आपके हिसाब से आप मर चुके हो, अब आपकी एक आत्मा है वो आपसे बात कर रही है और आप जो ट्राई कर रहे हो। दैट इज द क्लोजेस्ट एनकाउंटर जो आप डेथ का देख सकते हो। हाँ जी। सो व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस और ये क्यों होता है? ओके, सो स्लीप पैरालिसिस बेसिकली कॉन्सेप्ट अगर देखो कि आप जग चुके हो, कॉन्शियस हो चुके हो माइंड के अंदर, लेकिन आपकी बॉडी अभी सो रही है। कि स्लीप में आप पैरालाइज हो चुके हो, आपके हाथ नहीं हिल रहे, आंखें नहीं खुल रही, आप अगर चिल्लाना चाहते हो नहीं चिल्ला सकते। तो पहले तो जब आप नेचुरली भी सोते हो ना, तो हमारे बॉडी के मसल्स इनहिबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सपने हो वो सब एक्ट आउट ना कर सको। तो बॉडी जब सोने का प्रोसेस करती है तब आपकी आंखें से लेके आपके बड़े मसल सब इनहिबिट करते हैं। फिर एक स्टेज आता है स्लीप पैरालिसिस में कि एक डरावना नाइटमेयर मोस्टली चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक मज़ेदार सपना है उसमें आपको पैरालिसिस हो गई और आपको पता चल जाता है ये सपना है और आप कोशिश करते हो कि मेरे को जो उठना है, लेकिन वो जो इनहिबिशन है वो बंद नहीं होता। तो ये होती है स्लीप पैरालिसिस। बहुत सारे लोगों को फ्रीक्वेंटली, जैसे पहले मैंने रिसर्च पढ़ा था कि 6 से 7% लोगों को लाइफ टाइम में एक बार होती है। वो एक रिसर्च थी, लेकिन मैंने एक रील डाली स्लीप पैरालिसिस के रीजंस जो मैं बात करूंगा। लेकिन मैंने नीचे, क्योंकि मुझे रिसर्च अच्छा लगता है, कि मैं बोला चलो ऑडियंस में 100 जन का आप सर्वे ले लो तो एक आइडिया आ जाएगा यार हाँ ये सही है कि नहीं। right. तो मैंने नीचे डाला पोल रील के अंदर कि हैव यू एक्सपीरियंस्ड यस और नो। 89% लोगों ने यस करा हुआ है। चलो उसमें 89 में से 10-15 झूठे, लेकिन 60 to 70% लोगों को कभी ना कभी ऐसा हुआ होता है। अभी इसकी थियरीज है ये क्यों होता है। पहले मैं बोलूँगा कि जो साइकोलॉजिस्ट और साइंस के थ्रू जो मुझे लगता है जो सही है, और फिर पैरानॉर्मल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है साइकोलॉजी में शैडो का, कि हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स है या वर्जन है जिसको हम देखना नहीं चाहते। वो शेम वाले हो सकते हैं, वो सेक्सुअल डिज़ायर्स वाले हो सकते हैं, या फिर ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बहुत फियर है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो ईगो या हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, उसके ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम खुद ही नहीं फेस ना करना चाहते। तो वो धीरे धीरे एकदम डीप सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और वो बन जाते हैं शैडो। मतलब वो कभी ऊपर आपको अनकॉन्शियसली आएंगे, वो इतने डीप है आपके साइकी के अंदर कि वो बेसिकली खुद सामने नहीं आएंगे नेचुरली, ऊपर नहीं आएंगे वो इमोशंस, और आप भी देखना नहीं चाहोगे। तो उसको बुलाया जाता है शैडो वर्क। तो माना जाता है कि वो जो स्लीप पैरालिसिस में आपको कुछ भी डरावना दिखता है, वो भूत हो सकता है या कुछ किसी को स्पाइडर्स दिखते हैं, वो आप ही के शैडो है जो ऊपर आते हैं सबकॉन्शियसली। जस्ट टू गिव एन इंडिकेटर, हम भी अंदर वाई, जैसे मैं बोलता हूँ सपने हमारे थ्रू मैसेज देते हैं। तो बुद्धिज़्म में जो मॉन्क्स होते हैं वो सब ये जो लूसिड ड्रीम्स है ना, उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हैं। तो उनका भी ये मानना है कि इफ़ यू सी अ शैडो, जैसे स्लीप पैरालिसिस में, इट इज़ योर शैडो हु, वो इतना डरावना क्योंकि तुम ही नहीं देखना चाहते, और वो एक्सपीरियंस उतना होता है। इफ़ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, और नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ हो, रादर देन गेटिंग फियरफुल, आप इस तरीके से उसको देखो। एक तो है फटी होती है ना, तो वो लॉजिक नहीं आता, लेकिन अगर जो बुद्धिस्ट होते हैं या जो लूसिड ड्रीम करते हैं, वो लोग फिर उस शैडो को उस तरीके से देखते हैं ये हील होने के लिए मेरा पार्ट आया हुआ है। तो वो पैरालिसिस वाला ड्रीम एक हीलिंग ड्रीम बन सकता है, जहाँ पे आप एक ब्रेक थ्रू हीलिंग कुछ कर सकते हो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड देन इंटीग्रेटिंग दैट पार्ट इनसाइड यू। ये एक है। दूसरा एक है कि ये हो सकता है कुछ आपके अंदर फियर्स हो सबकॉन्शियस, वो आ रहे हो सपने के थ्रू। तीसरा पैरानॉर्मल है, कुछ बाहर की एनर्जी का इन्फ्लुएंस, वो सब जो इवन तो हो सकता है, वी डोंट नो, बट अगर साइकोलॉजिकली देखो तो मैं इस तरफ ज़्यादा रेजोनेट करता हूँ। तो स्लीप पैरालिसिस अभी बाद में मुझे नहीं हुई, जब मैं ये कॉन्सेप्ट सीखा हूँ ना, अभी एक्चुअली अगर हो जाए ना, तो एक बार मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, इवन दो मैं डर रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, मैं एक बार उस पार्ट को, डरावने पार्ट को अलग तरीके से देख के उसको मैं चाहूँगा कि हील कर पाऊँ। सो देर आर सर्टन एरियाज। और सबसे ज़्यादा हीलिंग मैं बोलूँ ना, आपको मज़े करके अच्छे ड्रीम्स में या अच्छी थेरेपी से नहीं आएगी। आप जब ये सब चीज़ें फेस करो, जब फटी पड़ी होती है ना, तब एक्चुअल हीलिंग होती है। राइट। लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों में, वो हीलिंग नहीं, वो सप्रेशन है। तो बुद्धिज़्म में, साइकोलॉजी में मानना है कि इफ़ यू फेस योर शैडोज़ देयर इज़ अ ब्रेक थ्रू। सो स्लीप पैरालिसिस में वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये हो सकता है कि वैसा कुछ हो रहा है। मैंने जो देखा है थकान की वजह से भी होता है। जब आप सबसे ज़्यादा थके हुए हो ना, तब चांसेस ज़्यादा कि हो जाए। तो उसका क्यों रीज़न है वो नहीं पता, कि थकान के साथ क्या है। कुछ लोगों को बहुत सारे फियर्स होते हैं लाइफ में, उसको बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। अगेन दोज आर ऑल इंडिकेटर्स। बट कैन पीपल डाई फ्रॉम स्लीप पैरालिसिस?
जैसे अगर मुझे पूछो कि उतना डरा दिया कि हार्ट अटैक आ गया, उतना डर गया, इतना वर्ष हो वो सपने में भी हो सकता है कि सपना इतना डरावना था कि हार्ट जैसे हार्ट बीट आपकी बढ़ती है सपने में जब भी डर आ रहा है। जब भी अगर आपको डरावना सपना रहा, आपको पसीना आता है, हाथ हिलते हैं, तो लेट्स से कि अगर कोई यहाँ पे उसको मैं उतना डरा दूं कि उसको हार्ट अटैक आ जाए, तो वैसे ही सपने में अगर उतना एक्सट्रीम इमोशन है तो आ सकता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, रेयर केस। नाइस। सो अब हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कुछ ऐसे कॉमन ड्रीम्स हैं जो अगर आप लोगों से बात करो तो उनको बहुत आते हैं। जैसे एक ड्रीम जो सबको आता है वो ये है कि वो एक टॉप बिल्डिंग से गिर रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग इनटू अ ब्लैक होल सॉर्ट ऑफ और फिर झटका के उठ गए, एकदम झटका आता है और डर के आप उठते हो, ऐसे ड्रीम्स हैं। हाँ जी। सो इन ड्रीम्स को कैसे डिकोड करोगे? ये ड्रीम सबको आते हैं। अभी दो चीज़ है, हो सकता है जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि इन ड्रीम के सबकॉन्शियस मीनिंग भी हो सकते हैं, कि उनका लाइफ में हो सकता है कहीं से वो गिर रहे हैं, मतलब है कि कुछ फियर है या कुछ उनका डाउनफॉल में जा रहा है चीज़ें, और सबकॉन्शियस इंडिकेट करे भाई तू सही ट्रैक पे नहीं है भाई, गिर रहा है तू। सो ये एक मैसेज वाला ड्रीम हो सकता है। लेकिन ये जो गिरने वाले और झटका दे के उठने वाले ड्रीम्स है ना, उसमें एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे आपकी बॉडी सो रही है तब मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो माइंड या ब्रेन और मसल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ब्रेन को कुछ सिग्नल्स ऐसे मिलते हैं जिससे ब्रेन एक मिस इंटरप्रिटेशन करता है। सो सबसे फेमस अगर जो साइंटिस्ट मानते हैं रीज़न है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मीनिंग भी है जैसे वाला सबकॉन्शियस, तो उसमें एक्यूरेट नहीं, तो ये है कि आपके मसल्स जब रिलैक्स होते हैं लाइट स्लीप के अंदर, तो ये ड्रीम देखोगे आप स्टार्टिंग में स्लीप के आएगा, इनिशियल फेज में से नहीं, दोपहर में अपना अर्ली मॉर्निंग वाला ये ड्रीम है, ये मोस्टली आप सोने गए हो नींद के फर्स्ट फेज में और तब आएगा कि लाइट स्लीप में, क्योंकि आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। ब्रेन को लगता है कि ये रिलैक्सेशन का जो सिग्नल है वो नहीं है, मैं कहीं से गिर रहा हूँ, तो उसकी वजह से हो सकता है वो वैसा मेटाफर भी सपने में दिखाए। और फिर क्योंकि ब्रेन को लग रहा है मैं गिर रहा हूँ ना, तो गिरते वक्त यूजुअली आप कहीं से गिरोगे ना तो आपके मसल वो टाइट करता है, इम्पैक्ट बचाने, डर रहा है तो अचानक वो मसल को सिग्नल भेजता है टाइट होने के, तो वो झड़क आता है और वो उठ गया और गिरने वाली फीलिंग आ गई। तो वो मोस्टली कॉमन होता है। अगर कॉमन ड्रीम्स की बात करो तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रीम जो मैंने देखा है, लोग मेरे को शेयर करते हैं, वो है कि किसी की मौत देख ली रिलेटिव की और फिर मौत हो जाती है। ये काफ़ी पता नहीं अभी लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि भाई होता है उनके साथ कि नहीं, कि लेकिन उनको कुछ टाइप के सपने आते हैं जिसमें या तो उनको मौत दिखती है या फिर और एक कॉमन ड्रीम है कि यार मुझे एक जगह का सपना आ गया और 5 दिन बाद मैं उसी जगह पे था। हाँ, तो ये कुछ होते हैं जहाँ पे लगता है फ्यूचर दिख गया ड्रीम में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन तो ये क्या होता है फ्यूचर दिखता है कैसे? आपने किसी की डेथ देखी और 5 दिन में वो डेथ हो जाती है, कोइंसिडेंस होता है, रियलिटी होती है, क्या होता है? सो इसकी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन जैसे आप फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करो उसमें साइंस तो हम लोग साइड पे रखेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रल बॉडी का। आपकी एक एस्ट्रल बॉडी, आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है? राइट। उसमें जब भी वो जाता है ना वो जगह पे नेपाल में, तो वो एक चीज़ें सीखता है, तो वहाँ पे वो सीखता है कि हमारी एस्ट्रल बॉडी रात को बाहर निकल सकती है। तो आपने एक सीन देखा होगा जिसमें वो सो रहा है लेकिन उसकी वो बुक्स पढ़ रहा है लाइब्रेरी की, उसकी एस्ट्रल बॉडी, और सुबह उठ के वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो उसने वो जो एस्ट्रल ट्रैवल या ऐसा जो एप्लीकेशन उसमें क्या लिया, वो इन्फॉर्मेशन जल्दी सीखने के लिए। सो एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक एस्ट्रल बॉडी है और वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत टाइम में आगे पीछे ट्रैवल कर सकती है। और ब्रेन के लिए भी, जैसे अभी तो न्यूरो साइंस में भी जाओ ना तो ये पता चल रहा है कि एज एनिमल्स थोड़ा बहुत आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन हो तो आपको एक एडवांटेज देता है सर्वाइवल में भी। तो ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल नीड भी है माइंड के लिए कि मैं प्रेडिक्ट करूँ नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। तो वैसे अगर थोड़ा मेटाफिजिकल देखो तो यह है एस्ट्रल बॉडी। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की बॉडी ट्रैवल कर रही है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देख सकती है कि जो होने वाले हैं, और कभी कभी क्या होता है वो सपने में दिख जाते हैं या फिर सुबह उठ के याद आ जाता है, कॉन्शियस हो जाते हैं। सो अगर जो और ये जो देखते हैं ना डेथ, वो एक जन की नहीं, वो बोलते हैं मेरे रिलेटिव मैंने बहुत सारों की देखी है। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि एक बार ऐसा तुक्का सा सपना आ गया, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है तो हो गया, उन्होंने बार बार देखे। अगर किसी के साथ बार बार हो रहा है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, ऐसा नहीं होगा कि खाली एक लक है। ऑब्वियसली दैट इज़ वेयर आई बिलीव कि ये जो हमारा माइंड जो है सपने के अंदर, स्पेशली ये सपना ना, मैंने जैसे बोला काफ़ी सबकॉन्शियस प्रोसेस है। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास पोटेंशियल बहुत सारा है और हम सोच नहीं सकते वैसा है। धीरे धीरे न्यूरो साइंस उसको कैचअप करेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो उसमें एक ये भी एबिलिटी है कि कहीं ना कहीं पे वो फ्यूचर स्कैन कर रहा है और वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। जगह भी सेम हो गया, लेकिन जगह की अगर आप बात कर रहे हो ना कि जगह भी दिख रही है, वही सेम स्कैनिंग, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है देजा वू, कि सपना नहीं आया लेकिन यार ये हो चुका मेरे साथ,
ऐसा बहुत लगता है, ऐसा लग रहा है कि सो कॉमन कि मैं ये चीज़ विजिट कर चुका हूँ या ये चीज़ मेरे साथ लाइफ में हो चुकी है। तो उसमें एक तो सेम चीज़ है, या तो आपका ऑलरेडी ये स्कैनिंग चल रहा है वो है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास हज़ारों लाखों मेमोरीज है। हमने एक मेमोरी वाला किया, आपको एक साइकिलिंग वाला दिखा, वो तो आपको याद भी नहीं था। इमेजिन कि आप गोवा में कहीं पे हो, साइकिल पे जा रहे हो, वही सीन, वैसा ही सीन आ जाए जो बचपन की मेमोरी रिलेटेड था। हो सकता है आपको मेमोरी याद ना आए, लेकिन आपको लगा अरे ऐसा कुछ हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक अनकॉन्शियस मेमोरी है जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलर है। तो माइंड क्या करता है, एसोसिएशन बनाता है। तो कभी कभी ये जो जगह है, हो सकता है आप वहाँ पे आए नहीं हो, लेकिन वो आपके माइंड को, डीपर माइंड को कुछ ऐसी फीलिंग याद करवा रहा है या कुछ ऐसा विजुअल दे रहा है जो सिमिलर एक मेमोरी के साथ था। और वो मेमोरी ऊपर नहीं आई, लेकिन वो फीलिंग अरे मैं आया हूँ। तो इसको मेमोरी एसोसिएशन थियरी कहते हैं कि समटाइम्स वो डेजा वू इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका माइंड अंदर की एक मेमोरी के साथ एसोसिएट कर रहा है, लेकिन मैं उसी के साथ नहीं बैठ रहा। वैसा होता होगा, लेकिन ये वाली साइड भी हो सकती है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इवन, देखो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने रिसर्च करा हुआ है इस फील्ड में रह के। मैंने ये समझा कि अभी भी हमें ह्यूमन माइंड के पोटेंशियल या वो कैसे काम करता है वो अभी भी उतना नहीं पता। केसेस देखो, बातें हो, लोगों के साथ ये फील्ड में बात हो, तब पता चलता है। अभी भी हम सीख ही रहे हैं, और सब कॉन्शियस माइंड को कोई समझ नहीं पाएगा लॉजिक से, क्योंकि वो काफ़ी इलॉजिकल चीज़ है। तो डेजा वू में भी होता है। बट डू यू बिलीव इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एज वेल? देखो, अगर आप सोल में बिलीव करते हो, आप भगवान में मानते हो, मैं भी मानता हूँ सोल में। मैं मानता हूँ कि खाली ऐसा नहीं है कि आप एक एनिमल हो और मर जाओगे, आपकी एक कॉन्शियसनेस है, राइट? या सोल बोल दो, एनर्जी बोल दो। अगर वो है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। कुछ सोल्स होंगी जो, जैसे आप घर से निकलते हो, कभी कभी हो सकता है आप रास्ता भटक जाओ, आप घर पे डेस्टिनेशन पे ना पहुंचो। वैसे कुछ सोल्स होंगी, उनकी जो डेस्टिनेशन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो या नेक्स्ट लाइफ हो, उससे वो भटक जाते हैं। कभी कभी आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, जैसे मूवीज़ में आप देखते हो हीरो निकलता है हीरोइन को लेने के लिए, लेकिन वो बीच में उसके साथ इतने सारे अच्छे चीज़ें, लड़की आ गई, जैसे लव आजकल में हो गया कि एक लड़की मिल गई, फिर वो मज़े कर रहा है, वो भूल जाता है उसको कहाँ पहुँचना है। वैसे काफ़ी सोल्स होती है जहाँ पे वो रुक गई, अटक गई। लेकिन इसमें क्या, क्योंकि ये अननोन है ना, तो लोग छोटी चीज़ जो हो सकता है पैरानॉर्मल ना, उसके साथ एसोशिएट करते हैं, लेकिन होती है। अगर आप बोलो तो एक दो केस बोलो। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल पर्सनालिटी या फिर स्प्लिट पर्सनालिटी का। राइट। टेक्निकली मंजलिका अपरिचित जो थे कि हमारी पर्सनालिटी में से एक ऐसी स्प्लिट पर्सनालिटी बनती है जो अपने आप को मानती है वो और कोई ही पर्सनालिटी है, और वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। उसी चीज़ को अगर आप देखोगे, कोई बोलेगा इसको भूत चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ किसी का असर है। साइकोलॉजी में अगर आप देखो, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, एक दवाई देते हैं। मैं तो दवाई नहीं दे सकता, डॉक्टर्स जो देते हैं वो दवाई पीते रहो ना, तब तक वो पर्सनालिटी ऊपर उतना नहीं आती, क्योंकि पर्सनालिटी के भी ट्रिगर्स होते हैं। जैसे एक पर्सनालिटी, जैसे मेरा एक केस था, एक आंटी है, उसके घर पे जब मिठाई बनेगी ना, तब एक पर्सनालिटी ऊपर आएगी, खाना दे दो। उसका राजस्थान का एड्रेस भी देगी, मैं यहाँ से, और वो जाएंगे ना तो एड्रेस पे वो एड्रेस मिला भी है, उसकी औरत का नाम वाम सब कुछ, मिठाई देख के, मतलब उसका ट्रिगर मिठाई है। मंजुलिका का क्या था, वो सिद्धार्थ राजा या फिर उसके जो है। तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसके साथ, जैसे दारू, अगर एक पर्सनालिटी है जिसको दारू बहुत पसंद है तो उसका ट्रिगर दारू होगा, दारू देखेगा ना तो वो पर्सनालिटी ऊपर आएगी। तो इन पर्सनालिटीज़ के भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिस टाइम पे वो बाहर आती है। तो एक आंटी की थी कि वो मिठाई खाओ ना तो वो हावी हो जाती है पूरी, और वो अलग ही बन जाती है। अभी वो एक दवाई खाती है जो यूजुअली आपके ब्रेन को एकदम नम करती है, जिसकी वजह से वो पर्सनालिटी कम ट्रिगर, उतना ज़्यादा हावी नहीं होगी ब्रेन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, और उसको दबा के रखते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रही, आप सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हो। उसके साइड इफेक्ट क्या है कि नॉट ओनली वो पर्सनालिटी को दबाना है ना, तो ब्रेन को रोक रहा है, तो ब्रेन के और सब जो फोकस, स्लीप वाले जो रीजन्स होते हैं उसके पे भी मार पड़ती है। फिर वो बंदा है ना बहुत ही स्लीपी फील करता है अगर प्रोलॉन्ग वो दवाई ले। तो ये सोल्यूशन अभी जो है मार्केट में, उसकी बात कर रहा हूँ। हिप्नोथेरेपी में एक स्पिरिचुअल, जैसे हम आगे बात करेंगे पास्ट लाइफ थेरेपी का, तो एक स्पिरिचुअल एंगल भी देखा जाता है साइंस के बाहर का, कि इन लोगों को रादर देन स्प्लिट पर्सनालिटी, आप एक दूसरी सोल का अटैचमेंट है वैसे ही देखो और फिर ट्रीटमेंट करो। और वो सही से किया ना तो पर्सनालिटी कभी नहीं आती, वो हील भी होती है, ट्रीट भी होती है। बट जब देखा जाता है ऐसे कि ऑब्वियसली जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वहाँ पे लोग जो है उनके सर घूम रहे हैं, बाल खुले हुए हैं, एंड करके ऊपर से कुछ हटाया जा रहा है। सो जिसको हम आत्मा या भूत का नाम दे देते हैं।
सो क्या ये भी माइंड का ही कोई डिसऑर्डर है, या जैसे अगर आप इसको साइंस के थ्रू वेरीफाई करने जाओगे बोलेंगे माइंड का डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी। मेरी जर्नी में मैंने जैसे बोला है कि मैंने दोनों ट्रीटमेंट समझी है। मैं साइंस में पहले जाऊंगा, फिर अगर कुछ नहीं दिखता तो फिर मैं देखूंगा क्या है। और मैंने हिप्नोसिस के थ्रू काफ़ी ऐसे केसेस एनकाउंटर किए हैं। वहाँ पे मेरा ये मानना है अगर आप उनको एक्चुअली में एक अलग सोल की तरह ट्रीट करो, नॉट कि ये इसका पार्ट है पर्सनालिटी का और चेंज होगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। विच टेल्स मी कि कहीं ना कहीं पे एक स्पिरिचुअल एंगल, एक एक्चुअली में पैरानॉर्मल अटैचमेंट है, उसके चांसेस है। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे आपने बोला, तो क्या वो भी रियल होते हैं कि क्या हम डिस्कवर कर सकते हैं अपनी बॉडी में, अपने दिमाग के थ्रू कि मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी, क्या एक्सपीरियंस थे? सो पास्ट लाइफ बेसिकली मतलब पिछला जन्म, राइट, या वो पिछले जन्म जो होंगे, उसमें भी फिर से ये कॉन्सेप्ट आता है कि आप मानते हो कि एक सोल है जो बार बार रीइनकार्नेट होती है, जो हिंदुइज्म बुद्धिज़्म में कॉन्सेप्ट है। अभी सोल जो है वो एक माइंड का पीस लेके अपने साथ जाएगी ही जाएगी, अगर है तो। क्यों? आप रोहन हो, आपने एक जर्नी ली, आपने कुछ चीज़ें सीखी एज अ सोल, कुछ कार्मिक बैगेजेस निकाले या लिए होंगे। अभी अगर सोल अकेली गई विदाउट एनी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लाइफ, तो फ़ायदा ही क्या है जीवन का? सो एक थियरी ये है कि जब सोल निकलती है अपने आगे जन्ने पे, इट ऑल्सो टेक्स अ पीस ऑफ द माइंड विथ इट, सो दैट इस लाइफ की मेमोरी, इमोशंस, लर्निंग्स वो साथ में लेके चले। जिसकी वजह से माना जाता है कि हमारे सोल बोल दो या सब कॉन्शियस माइंड बोल दो, उसके डीपली हमारे सब कॉन्शियस माइंड की मेमोरीज ऑलरेडी है। जैसे अगर आप पीछे महाभारत वो सब पढ़ो ना, तो काफ़ी कॉमन था कि किसी को पता था कि वो 10 जन्म पहले राजा था, रानी था, क्योंकि अपना एक हिस्ट्री बोल दो, माइथोलॉजी बोल दो, उसमें भी इसका मेंशन उस तरीके से भी है। सो देर इज़ अ होल फील्ड ऑफ हिप्नोथेरेपी बोल दो या रिग्रेशन थेरेपी, जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बोलते हैं, जिनका ये, जैसे मैंने आपको एक मेमोरी याद दिलाई, आपको याद नहीं थी 9 साल की, वैसे ही वो लोग आपको पास्ट लाइफ की मेमोरी जो सबकॉन्शियस माइंड में वो खोलने में हेल्प करेंगे। उसमें मुझे जो प्रॉब्लम लगता है वो है कि क्योंकि फैंटेसी भी आ सकती है, क्या गारंटी है कि वो मेमोरी आपकी थी, क्योंकि आपको तो याद नहीं थी। ऑब्वियसली हो सकता है चाइल्डहुड मेमोरी भी आपने बनाई होगी, आई कैंट वेरीफाई इट, ऑब्वियसली दैट इज़ वाई वेरीफाई नहीं हो सकता। इसी वजह से कभी कभी काफ़ी बार फैंटेसीज या अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक मेटाफर ऊपर आ जाता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, आपने कहीं मूवीज में देख लिया, वैसा हो जाता है। सो एक वो है, लेकिन सोचो कि मैं जब ये कर रहा हूँ तो मैं इसमें घुसना नहीं चाहता था पास्ट लाइफ में, लेकिन सेशन में क्या होता है, वो बंदा ऑटोमेटिकली पास्ट लाइफ में चला गया, तो मेरे को तो बुलाया इस चीज़ ने कि भाई तू स्पिरिचुअल एंगल भी देख। व्हाट आई फील कि अगर स्पॉन्टेनियसली कोई चले जाता है, कर रहे हम जो भी है, या फिर बैठा है उसको बार बार एक ही चीज़ के सपने आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, या सेशन कर रहे एंजाइटी के लिए, अचानक से उसको, मैं एक मेरा केस बोलता हूँ, जैसे एक लड़का था एंजाइटी के लिए आया था, और अचानक से हम तो उसको आंख बंद करवा के हिप्नोसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया ना, तो हम एंजाइटी के पीछे जाने वाले। तो मैंने बोला 3, 2, 1, 0 पे यू विल फ्लाई बैक इनटू अ मेमोरी, जैसे आपको बोला, वेयर ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड। ये एंजाइटी का तुम्हारा है तो हील करो और आगे चलो। जैसे ही बोला ना ऐसे, और जैसे डर रहा है और हिंदी बोल रहा है लेकिन अफगानियों जैसी, जैसे राशिद खान है, ये लोग कैसे बात करते हैं हिंदी में, और वो सोवियत रशिया की वॉर देख रहा है, जहाँ पे 2 वॉर चल रही है, और उसके अंदर वो अफगान में वो लोग यूएस वालों की किसी की हेल्प कर रहे हैं, और ट्रॉमेटिक डेथ है वो सब। उसको देखो ये स्पॉन्टेनियस हुआ, उसने भी, उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उसने देखा नहीं, लेकिन माइंड हमें लेके चला गया। उससे बेहतर सेशन लाइफ में मेरा नहीं हुआ। क्यों मालूम? उसको एंजाइटी 25 मतलब हम लोग स्कोरिंग करेंगे ना तो हाईएस्ट थी। आज तक मेरे को इससे ज़्यादा एंजाइटी वाला लड़का नहीं मिला। वो 3 गोली लेके सोता था 4 साल से, और सोएगा भी ना तो सोया तो सोया, नहीं सोया नहीं सोया। और वो लड़का जैसे ही सेशन से उठा, घर पे गया ना, ऑटोमेटिक नींद भी आ गई। सुबह बोल रहा है मैं थाईलैंड घूमने जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मेरे को अच्छा लगाने के लिए बोल रहा है। कभी कभी होता है ना, प्लीज़ कर लेता हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई सेशन, अरे सेशन क्यों लेने सर, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। अभी ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाए तो मैं मानूँ और स्पॉन्टेनियस हो जाए, दैट इज़ वेयर आई बिलीव दैट वाज रियल। और चलो मैक्सिमम रियल नहीं था ना, लेकिन उसके माइंड के लिए रियल था, क्योंकि इतना बड़ा चेंज लाया। उसके साथ मैं 4-5 महीने तक कनेक्टेड रहा, 0 ट्रेसेस ऑफ एंजाइटी, स्लीपिंग फाइन, लाइफ सेट, एक सेशन में। लेकिन ऐसे भी लोग आए जो जानबूझ के बोलते मेरे पास्ट लाइफ में ही प्रॉब्लम है, 5 सेशन करो, 10 सेशन करो, लाइफ सिचुएशन वैसी ही है। तो ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मुझे लगता है आपको बुलानी चाहिए।
या ऑटोमेटिकली हो तो ज़्यादा अच्छा। मैं तो भागता था इन सब चीज़ों से। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं साइंस अगर जितना हाथ में लेके चलूँ, क्योंकि मेरे को, मैं सच्ची बोलूँ, ब्रांडिंग भी ऐसी बनानी थी कि साइंटिफिक है, हिप्नोसिस करता है, लेकिन फिर पता नहीं उसमें मेरे को रहने नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ किस्से ऐसे होते गए। तो अभी मैं आज खुल के बोलता हूँ चीज़ें, लेकिन अभी लोगों के ऊपर है। सो इज देयर अ वे जो आप यूज़ करते हो कि किसी इंसान के रीड करने के लिए कि वो कितना एंग्शियस है, कितना डिप्रेस है? हाँ जी, उसके कुछ ऐसा पैरामीटर जो लोग भी खुद कर सकते हैं या आप बता सकते हो? यस, सो यूजुअली मोस्टली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो अब यूजुअली अमेरिकन एसोसिएशन में ज़्यादा ये रिसर्च है, तो उसके कुछ क्वेश्चनेज होते हैं। सो वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसकी रेटिंग होती है कि आपने सबसे आप क्या रिसेंटली बहुत वरी करते हो? यस, तो यस तो वेरी फ्रीक्वेंट, एवरी डे, मोस्ट ऑफ द डेज, या नन। वैसे करके यू टेक स्कोर्स, और उसका फिर एक रेंज आता है आपको, उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन किससे गुजारा, स्लीप इशू से, तो सब चीज़ का होता है। ये खुद सेल्फ असेसमेंट्स है, मतलब खुद लोग अगर सर्च करें तो आ सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक प्रोफेशनल के साथ करो तो एक सोल्यूशन भी साथ में आए। सेल्फ असेस करके आपको पता चल जाएगा ना, तो एंजाइटी और बढ़ेगी, अरे मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, अब क्या करूँ। सो राधा अगर करना ही है, इवन तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन हो सके तो जो भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि ऑब्वियसली आप दिमाग के साथ काफ़ी एसोसिएटेड हो, एंड देयर आर मल्टीपल इलनेस विच कम्स विद माइंड। हमारे कंट्री में थोड़ा टैबू भी है इसको लेकर। हाँ जी, सीधा पागल बोल दिया जाता है। हाँ जी, सबसे इजी वे टू टेल अबाउट योर मेंटल सिचुएशन इज कि तू पागल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू द पीपल कि इफ़ यू हैव सम इलनेस, इफ़ यू हैव सम इश्यूज, तो उसको कैसे टैकल करना है, एंड टू द पीपल जो ऐसा एकदम बोल देते हैं कि पागल है। तो एक तो पहले बात है कि आप देखोगे साइकोलॉजिस्ट अपने जो क्लाइंट्स है उसको पेशेंट नहीं बुलाते, वो बोलते क्लाइंट्स है, सो दैट वो टोन डाउन हो गया, एक सर्विस ले रहा है। अगर मैं पेशेंट बोल दूँ ना, तो पेशेंट को इलनेस होगी, इलनेस किसकी है? दिमाग की है, मतलब ये मेंटल है। तो पहले आप देखो वो सटल चीज़ जो लोग नहीं समझते। मैं भी बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा मेरा क्लाइंट था एक, मैंने बोला मैं एक पेशेंट था। दूसरा है कि कहीं ना कहीं पे ये जो टैबू बोल दो या लोग पागल बोल देते हैं ना, उससे लोग खुल के बाहर नहीं आ पाते। अगर मेरी मम्मी बोल रही है अरे यार तू नाटक कर रहा है, या फिर अरे पागल क्या है, तू आराम से करना, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर मैं खुल के बाहर नहीं आ पाऊंगा। और ये मेंटल चीज़ ऐसी है जो आपको दिखती नहीं है। अगर किसी को फिजिकल इलनेस है या कैंसर भी, आप देखोगे पतला हो रहा है, खा नहीं पा रहा है, यू कैन सी इट विजुअली एंड वेरीफाई इट। आज बच्चा यहाँ पे हंस रहा हो सकता है आपके बाजू में, रात को जाके सुसाइड कर ले, आपको पता नहीं चले, पेरेंट्स को पता ना चले, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें जो विजुअली नहीं दिखती, लोग कभी ना कहीं पे इस चीज़ को बिलीव या मानते नहीं है, या फिर ये आप जैसे बोल रहे हो मजाक में बोलते हैं ये मेंटल है। राइट। उससे क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें खुल के एड्रेस नहीं हो रही, और जब एड्रेस नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी तो चलो लोगों की नीचे जा रही है, सुसाइड प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। लोगों को लगता है यार कर लूँगा ना यार, एंजाइटी इसको है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स लेके आती है। सो दैट इज़ वेयर, अगर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है नहीं भी है उनके अंदर, लेकिन रिस्क क्यों ले रहे हो? अगर आपको कभी कभी है ना, सर्दी, जब भी कोविड के टाइम पे सर्दी भी होती थी ना, रिस्क नहीं लेते, आप टेस्ट कर लोगे, राइट, डॉक्टर को दिखा दोगे, सर्दी छोटी भी है लेकिन प्रोलॉन्ग रही, बोलोगे अरे ज़्यादा कुछ नहीं है, कर लेता हूँ। तो अगर छोटा मोटा भी कुछ है तो रादर देन कंप्लीटली निकाल दो, प्रोफेशनल के पास जाओ, उसके ऊपर छोड़ो। और टैबू है वो तो धीरे धीरे निकलेगा, आई थिंक। अभी खुल के, जैसे मेरे अगर डीएम्स में जाओ, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, लेकिन कंप्लेंट होती है कि मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, राइट, या मेरे दोस्त हंस देते मेरे पे। दैट इज़ वेयर उनके लिए ये मैसेज होगा कि आपको नहीं पता सामने वाला मेंटली कितना डिस्टर्ब है, और कभी कभी एक चीज़ आपके लिए छोटी हो सकती है, किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। दैट इज़ वेयर वो एक एम्पैथी होनी चाहिए, एक नॉन जजमेंटल एक नेचर हो, तो वो अपने को फ़ायदा ही देगा, क्योंकि अपना बच्चा है, अपने ही आसपास के लोग हैं, फिर तो आप उनके हाथ में। सो हमने माइंड रीडिंग की बात करी। माइंड रीडिंग के साथ एक और चीज़ आती है, वो होता है लाई डिटेक्शन। हाँ जी। तो काफ़ी फैंटेसाइज करता है कि मशीन लग जाती है, देन आपसे सवाल पूछे जाते हैं और उसमें बार आता है वो सही है या गलत है। हाँ जी। बट लाई डिटेक्शन जो है, इज इट पॉसिबल, ये रियलिस्टिक है, क्या होता है ये? ओके, सो जो लाई डिटेक्शन वाली मशीन जो होती है, वो ये नहीं बोलती कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। जो इस पर ट्रेन हुआ होता है ना, वो देख रहा है कि इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रहे कि नहीं। मतलब समझो आपका पहले बेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पसीना, बहुत सारे पैरामीटर्स पहले देखे गए होते जब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो या फिर जब सच बोल रहे हो। अभी मशीन क्या बोलती है कि जब ये बात कर रहा ना, क्या इसके बेस ये जो कुछ 5-6 पैरामीटर्स है
उसके अंदर बड़ा कुछ स्पाइक या फ्लक्चुएशन आ रहा है, उससे वो बोलती है कि हाँ इंडिकेटर है कि ये झूठ बोल रहा है। इसी वजह से लाई डिटेक्शन मशीन 100% एक्यूरेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कुछ पूछ लिया, वो चीज़ आपके लिए झूठ नहीं है, आप सच बोल रहे हो, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी ट्रिगरिंग है, तो आप सच बोलते बोलते भी आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। Obviously, हाँ। वो इंसिडेंट याद आ रहा है तो वहाँ पे स्पाइक दिखेगा। तो जो ट्रेंड होते हैं उनको पता होता है कि एक स्पाइक देख के हाँ ना में मत देख लो, दैट कैन बी टेकन एज एन इंडिकेटर सेइंग कि हाँ पोटेंशियल बढ़ गया, एक स्पाइक आया कि ये झूठ बोल रहा है। वैसे इंडिकेटर्स जब क्लस्टर्स में आते हैं, 2 3 4 5 आ गए, दैट इज वेयर दे से कि यार तू झूठ बोल रहा है। अभी कोई हाईली ट्रेंड है ना, जो जैसे कुछ लोग होते हैं साइकोपैथ्स, जो अपने इमोशंस को ऐसे झूठ बोले तभी कुछ फील ना करे, तो वो तो झूठ बोलते बोलते अपना इंटरनल सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि उसको कुछ ट्रिगर नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो उसका कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। बट ये तो मशीन तो मेरे पास आपके पास है नहीं। एक CIA का एजेंट है हु स्पेंड 20-30 ईयर्स इंटरोगेशन में बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ, जिसमें वो मशीन के साथ बैठता था। वो बोल रहा है अरे साला ये लोग अगर बेसिक फंडामेंटल चेंज ही देख रहे हैं एक पैरामीटर में, तो वो देखा मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जब वो झूठ बोल रहा है ना, मशीन तो बोल ही रही, हम वेरीफाई बाद में कर रहे हैं, तब बॉडी लैंग्वेज के या बिहेवियर्स के कुछ ऐसे सिग्नल दे रहा है जो मैं इंडिकेटर की तरह ले सकता हूँ, मुझे मशीन भी नहीं चाहिए। सो देन ही केम अप विथ 10-15 इंडिकेटर्स सेइंग कि अगर ये करता है कोई, और फिर वो क्लस्टर्स में आते हैं, ये भी नहीं कि एक बार कर दिया मतलब वो झूठ बोल रहा है, लेकिन 10 सेकंड के अंतर में आपको 4 इंडिकेटर मिल गए, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो झूठ बोल रहा है। तो अगर आज तक सबसे अच्छे से किसी ने ऑब्जर्व करा है और समझा है तो उस इंसान ने, तो उसने कुछ इंडिकेटर्स बोले। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिकेटर है कि कोई अचानक से माँ कसम भगवान कसम खाने लग जाए, वो एक इंडिकेटर है। लेकिन हो सकता है एक बंदा हमेशा हर बात में खाता हो, तो उसको आप लाई की तरह नहीं लोगे, बट अरे यार माँ कसम बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ही कल था, और दूसरी सेकंड पे मैंने मेरे सेल्फ टच एक इंडिकेटर वो कर लिया, फिर तीसरा दे दिया, नाउ दैट क्लस्टर टेल्स मी झूठ। बट एक नहीं, जैसे सबसे फेमस क्या है कि आंख में देख के बोलेगा ना तो सच बोल रहा है, तो झूठे लोग जानबूझ के आंख में देखते हैं। आंख में देखने वाला एक इंडिकेटर कब होगा मालूम? जब आपकी बेस लाइन, अगर समझो आप हो, आप नॉर्मली आंख में देख के बात करते हो और फिर आप आंख में नहीं देख रहे जब बोल रहे हो झूठ, तो मेरे लिए होगा अरे यार बेस लाइन से हट गया, राइट, तो मेरे लिए इंडिकेटर। अभी बेचारा एक इंसान है जो कॉन्फिडेंट वैसे नहीं है, वो बेचारा ऐसे ऐसे तैसे देख के बात करता है, और फिर आपने कुछ पूछा, उसने यहाँ पे देख के सच बोला या झूठ बोला, बोल रहे देख आंख में नहीं देख रहा ना, मतलब ये टाइम पे तो ये झूठ ही बोल रहा है। अरे उसकी पर्सनालिटी नहीं है। इसकी वजह से आपको पहले उसका बेसिक, जैसे वो मशीन क्या करती है, आपका बेस लेती है, वैसे उसका बेसिक बॉडी लैंग्वेज की आपको एनालिसिस होनी चाहिए उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में। अभी मैंने आपको 10-15 मिनट देखा हुआ है, आप बैठे हुए, अभी जैसे अगर मैं आपको कुछ पूछूं, आपने हैंड्स फोल्ड कर दिए, नाउ दैट टेल्स मी वन इंडिकेटर। बट ये अभी नहीं होगा हैंड क्लोज मतलब झूठी बोल रहा है, दैट इज वन इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर है कि सेल्फ शूटिंग, कोई जेस्चर कर लिया, ना कैसे कर लिया, ऐसा टच कर लिया। फिर कभी कभी होता है कि आप पूछो कुछ, ये कॉमन आप देखोगे, वो आंसर कुछ और देगा, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। अरे कल रात को क्या कहाँ पे था, अरे भाई मैं यहाँ पे आया, तूने ये थिक क्यों नहीं किया था, वो और कुछ बोल रहा है, इंडिकेटर। बट दैट एक अकेली चीज नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अभी ये इंडिकेटर्स जब क्लस्टर में आ गए ना, देयर इज अ हाई चांस वो झूठ बोल रहा है। तो लाई डिटेक्शन का अगर आपको समझना, एक बुक है लाई टू मी करके, वो CIA एजेंट ने लिखी है। क्यों उसने डेवलप किया, उसके पीछे की थियरी क्या है, और ये जो मैंने 2-3 बोले ना, वैसे 10-15 पैरामीटर्स कैसे, और फिर आगे एनालिसिस कैसे करो। सो किसी को बिहेवियरल साइंस, लाई डिटेक्शन, बॉडी लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। सो ये बताओ मुझे कि अगर हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ जी, एक दूसरे का ऐसा चेक करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कल रात तुम कहाँ थे, हाँ जी, क्या तुमने शराब पी है, हाँ, सच बताओ किससे बात कर रहे हो, हाँ जी, तो कौन से ऐसे 5-7 जेस्चर्स हैं, हाँ जी, जो वो चेक कर सकते हैं, वो अगर आप बताओ। तो एक तो है स्टोरी में चेंज आना। नॉर्मली अगर कोई बंदा है एक सही बोल रहा है तो एक राइट स्टोरी ट्रैक पे रहेगा, लेकिन अगर हम उनको बीच बीच से कुछ चीज़ें पीछे से पूछो तो कभी कभी होता है कि वो फिसल जाता है, स्टोरी में चेंज आ जाता है, एक कॉमन चीज़ है। दूसरा, अगेन आपको बेस पैरामीटर पता होने चाहिए। आपको पता है कि इंसान आराम से बैठता है, लेकिन एक सवाल पूछा तभी इरिटेट हो गया, अरे यार तू इतना सवाल क्यों पूछती रहती है, दैट इज एन इंडिकेटर। अभी भी मैं बोल रहा हूँ इंडिकेटर है, गुस्सा हो गया तो मतलब झूठ बोल रहा नहीं है। लाई डिटेक्शन या ये सब चीज़ों में आपके पास एक ऐसी चीज़ नहीं है जो वेरीफाई करेगी, लेकिन अगर आपने ये 3-4 आपने कुछ पूछा कि क्या कर रहे थे कल रात को, तो वो सामने जवाब देगा और कुछ, अरे तुम क्या कर रही थी वो बताओ, वो बोले तू बता मेरे को तू क्या कर रहा था, अरे तू बता ना, ना सवाल कुछ और है जवाब कुछ और आ रहा है।
फिर कभी कभी खुद बॉडी लैंग्वेज ही शट डाउन हो जाती है, टच कर रहे खुद को, बंद हो रहे, अ लॉट ऑफ थिंग्स। या फिर मुझे इस चीज़ पे बात नहीं करनी, अरे मम्मी कसम, तेरी कसम, मैं मेरे बच्चे की कसम, मैं यहाँ पे ही था। सबको पता है कसम खाने से कोई मरता नहीं है, मरना है तो मर जाएगा। भगवान को भी बीच में लाते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको थोड़ी स्किल प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्लस्टर्स में पकड़ने की। और आपको अगर पैरामीटर पता है कि वो बंदा नॉर्मली आपको फेस पे देख के बोलता है, लेकिन जैसे ही कुछ पूछा वो इधर उधर देखने लग गया या प्रिटेंड कर। और एक सबसे अच्छा क्या मालूम, सवाल नहीं सुना उसका नाटक करना। अरे क्या पूछा, सो दैट उसको टाइम मिले प्रिपेयर करने के लिए। तो वो भी एक इंडिकेटर है। हो सकता है नेचुरली बेचारे ने नहीं सुना, तो ऐसा नहीं सुना मतलब बोलने मत देना कि ये झूठ बोल रहा है, बट वो एक इंडिकेटर है। अभी वैसे इंडिकेटर्स अगर मुझे 5-6 सेकंड 10 सेकंड में 4-5 मिल गया ना, तो लिख लो कि 99% झूठ बोल रहा है। चलो अब तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए पकड़ना। बट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ये कर लोगे। साइकोलॉजी या कोई भी ऐसी टेक्निक्स होती है ना, कोल्ड बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, जितना ज़्यादा आप फील्ड में टेस्ट करते हो और प्रैक्टिस करते हो ना, उतना अच्छा अनकॉन्शियस स्किल होता है। पहले पहले क्या होगा, आप इंडिकेटर्स ढूंढोगे, हाँ ये हो रहा है, तो आपके लिए कभी कभी पूछना सवाल या वो, क्योंकि आप घुस चुके हो वो एनालिसिस करने में, और उनको पता भी, उनको भी लग जाता है कि तुम कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। ये सटल होना चाहिए। तो जितना ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो, फिर अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस कैसा होता है, आपने कुछ स्किल लर्न करी है ना, वो आप इतनी बार कर लोगे ना, फिर 5वें दिन या 5वें महीने आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन से इंडिकेटर है। इंसान आपके साथ बात कर रहा है ना, आपका अनकॉन्शियस ही वो 4-5 एनालिसिस करके बोलते आपको आ जाएगा, ये झूठ बोल रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा उसका हाथ कहाँ पे गया, लेकिन अनकॉन्शियस ने सोच लिया। सो ये सब चीज़ें जितनी प्रैक्टिस करो उतने आप नेचुरल होते हो। और कुछ लोग इस चीज़ में काफ़ी नेचुरल पहले से होते हैं। कुछ लोगों की इंट्यूशन होती है, अरे यार तू झूठी बोल रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो एनालिसिस में बोल रहा हूँ ना, वो उनका अनकॉन्शियस खुद कर लेता है। चलो हमने सबको टास्क दे दिया है, सारे हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगे रहेंगे। कल से मेरे को गाली अगर आनी चालू हो गई इंस्टाग्राम पे, रोज चेक करने में लगे, सच बताओ तुम आज 5 इंडिकेटर आज टिक हो गए, फिर कल फिर सवाल पूछ लिया, ये शर्ट पे तुम्हारा निशान क्या है, फिर 5 इंडिकेटर टिक हो गए 100%। बट आई थिंक ऑब्वियसली सही तरीके से यूज किया जाए तो हर एक चीज सही तरीके से, और इसके एप्लीकेशंस हर जगह पे है, लेकिन इस साइंस को समझ के करें। आज तक तो हमें ये पता था आंख में देख रहा है मतलब सच बोल रहा है। अब आप एक सिनेरियो देता हूँ कि मैं बनता हूँ, मेरा बेसिक पैरामीटर मैं इधर उधर देखता हूँ नेचुरली, और जब मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो मैं आंख में देख के बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली में मेरा फ्लक्चुएशन क्या आ गया एक्चुअली, तो कि वैसे मैं बाहर देखता हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलने के टाइम पे आंख में देख रहा हूँ। तो वो एक्चुअली तो इंडिकेटर हो सकता है कि इसका बेसिक ये है कि ये देखता ही नहीं आंख में, आज आंख में क्यों देख रहा है। तो वो तो एक्चुअली इंडिकेटर हो सकता है वैसे लोगों के लिए, लेकिन लोग बोलते हैं आंख में देख रहा है। सही है, आंख से ज़्यादा पैर बताते बातें। यूजुअली मोस्ट झूठ बोलने वाले को अनकॉन्शियस होता है, लेकिन आंख वाली चीज़ सबको पता है। कुछ इंडिकेटर्स पैर के हैं, तो एक ट्रेनर मेरे ये बोलते हैं कि आंख मत देखो, उनके पैर बहुत सारी स्टोरी बताएंगे। उनका कहाँ किस तरफ है, आपकी तरफ है कि दूसरी तरफ, पैर हिल रहे कि नहीं, पैर जब भी नॉर्मल बैठा था तब कैसे थे, अभी वो ज़्यादा हिल रहे। अनकॉन्शियस कंट्रोल कम होता है। और अभी मैंने बोल दिया, लेकिन झूठे लोग को ये आइडिया नहीं होता कि पैर भी देख सकता है कोई, उसमें भी चेंज आ सकते हैं। एक स्माइल भी बहुत जल्दी आती है ना चेहरे पे, हल्के से कुछ भी एक वो भी है जैसे ये स्माइल आई, वो करता नहीं है नॉर्मली, सच बोल रहा है, दैट इज एन इंडिकेटर, देयर इज अ चेंज। और अगर और डिटेल में जाओगे ना, फेक स्माइल और एक्चुअल स्माइल को डिफरेंशिएट करने के भी फेशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जो अगर आप ऑब्जर्वेबल स्किल्स के साथ करो तो यू अंडरस्टैंड के कौन से मसल कौन से टाइम पे ट्रिगर होते हैं और वो उसमें एंगेज होते हैं नेचुरल स्माइल में। उसमें तो वो भी सीखो तो वो भी आ जाए, लेकिन उसके लिए लंबा सिखाना पड़े आपको। पूछ लेना आज जाके स्नैपचैट पे किससे बातें कर रहे हैं फिर इंडिकेटर सारे टिक कर लेना। बट बिफोर यू लीव क्या बोलना चाहोगे लोगों को, बिकॉज आप एक ऐसी आर्ट फॉर्म में हैं, एक ऐसी साइंस में हैं, यू नो, जो बहुत फ्रूटफुल भी हो सकती है लोगों के लिए, फॉर हीलिंग पर्पसेस, फॉर फॉर देयर बेटरमेंट एज वेल। सो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे अबाउट योर हिप्नोसिस एंड? सो एक तो है हिप्नोसिस, नाम आता है तो लोग डरते हैं पहले, अरे मेरे में से कुछ निकाल रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन हर एक चीज़ों के अच्छे एप्लीकेशंस भी है, बुरे भी है। एक डॉक्टर आपकी किडनी ठीक भी करेगा, वही दूसरा बेचेगा भी। तो एप्लीकेशंस है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है। मैं और किसी साइकोथेरेपी मोडालिटी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक्सप्लोर किया है बहुत सारा, हर एक मोडालिटी को सीखा, ट्राई भी किया। मुझे लगता है हिप्नोसिस क्योंकि डायरेक्टली सबकॉन्शियस में जाके करती है चीज़ें, मोस्ट प्रॉब्लम ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस होते हैं। आपको भी पता है कि वो लड़की छोड़ के चली गई है, एग्जाम्पल, मेरे को उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे आगे की लाइफ के बारे में सोचना है, लेकिन अपना एक डीपर माइंड है वो रुला रहा है, वो उसकी याद ही दिला रहा है।
तो वो लॉजिकल माइंड से आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके अंदर कुछ सब कॉन्शियस चेंज ही होने चाहिए। तो अगर सब कॉन्शियस की पूरी फील्ड देखो, उसमें अगर फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट वे टू गो इनटू सब कॉन्शियस एंड हील समथिंग इज हिप्नोथेरेपी। दैट इज़ वेयर अगर मैंने वो झंडा लिया है हिप्नोथेरेपी का और मैं निकल पड़ रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग इस थेरेपी को ले, वो वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, उतना वो ले, डरे मन। और चाहिए तो थोड़ी स्क्रीनिंग, जैसे अगर आप एक होटल में भी जा रहे हो तो आप रिव्यू देखोगे या फिर एक बार टेस्टिंग करोगे, फिर करोगे। तो है अगर किसी के खराब एक्सपीरियंसेस तो एक बार रिव्यू देखो, टेस्ट करो, और अच्छा अगर आपको कंफर्टेबल लगे कोई थेरेपिस्ट, उसके पास ही जाओ। बट दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सब कॉन्शियस माइंड, स्लीप, ड्रीम्स, 10 साल बाद आप देखना, आप मुझे याद करोगे कि ये था, एक आके बोल के गया था, लेकिन आज भी वो रेलिवेंट है। तो वो अगर फ़ायदा क्यों ना ले। But the Hypno guy, thank you so much for coming in, for taking out time, and we all wish कि आपकी स्टडीज़ जो है और डीपर हो, आपकी रिसर्च जो है वो और डीपर हो, और आप और ज़्यादा लोगों को हील कर पाए और ज़्यादा लोगों को सही गाइड कर पाए। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच।